पढ़ेंगे। फर्स्ट अध्याय गर्भावक्रांति शारीर। सबसे पहले तो देख लें अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में हमने 30 चैप्टर पढ़े हैं। सूत्र स्थान में कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 30 और शारीर स्थान में जो चैप्टर हैं वो कितने हैं? 6 हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है गर्भावग्रंथि शारीर। तो गर्भ की वृद्धि से रिलेटेड श्लोक आता है। सेकंड नंबर का श्लोक है बीजात्म के महाभूते सूक्ष्म सत्वान गेष्ठसा मातुश्चाहारस्ये क्रमात् कुक्षो विवर्धित। जो गर्भ की वृद्धि होती है वो किस कारण से होती है या गर्भ जो है वो कैसे उत्पन्न होता है? तो शुक्र आर्त रूप में परिणित गर्भ जनन स्वभाव वाले सत्व समूह सूक्ष्म एवं सत्व का अनुगमन करने वाले आकाश आदि महाभूत से और माता के आहार रजन भूतों से गर्भ क्रमशः कुक्षी में बढ़ता है। यहाँ पर ये लिखा है सूक्ष्म महाभूत सत्व और आत्मा इस गर्भ को बनाते हैं। ये जो बुक है अत्रिदेव गुप्त की बुक है। अत्रिदेव गुप्त की बुक है। विद्योतनी टीका है अत्रिदेव की, है ना। कविराज अत्रिदेव गुप्त विद्योतनी करके आएगा। ठीक है। गर्भस्थ अदृश्य जीव का निदान। अगला श्लोक देखते हैं। गर्भ में स्त्री पुंसादी का निदान। जो हम पढ़ रहे हैं पूरा आपका गायनी का रिवीजन चल रहा है। ठीक है। पूरा का पूरा आपका गायनी का रिवीजन चल रहा है। गर्भ में स्त्री पुंसादी का निदान देखते हैं। अतएव शुक्र से बाहुल्यात्। अगर गर्भ में शुक्र की बहुलता रहेगी तो उससे पुरुष पैदा होगा, पुत्र पैदा होगा। अगर रक्त की अधिकता रहेगी तो स्त्री पैदा होगी। अगर दोनों की साम्यता रहेगी तो क्लीलता रहेगी। आप ऐसा कभी नहीं करना कि साम्यता रहेगी तो एक लड़का होगा और एक लड़की होगी, ऐसा नहीं है। अगर दोनों समान है तो क्लीव संतान पैदा होगी, वो अलग चीज है। अगर गर्भ यमल गर्भ है, अगर दोनों भाग में एक भाग में शुक्र की अधिकता है एक में आर्तों की अधिकता है तब होता है एक पुत्र एक पुत्री, वो चीज अलग है। गायनी में देखना, आपको अगर कंफ्यूजन है तो गायनी में देख लेना। साम्य रहेगा दोनों तो क्लीव संतान पैदा होती है। फिर मासिक धर्म प्रारंभ और अवसान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेफरेंस पूछा जाता है। गायनी के बुक में दिया, नोट्स में दिया हुआ है। मासिक धर्म मासी मासी रजा स्त्री नाम रजसा सर्वती त्रहम, इसका रेफरेंस है। स्पेशली बाघ भट्ट ने ऐसा श्लोक बोला है और किसी आचार्य का श्लोक नहीं है। तो हर एक महीने में जो श्राव होता है 3 दिन का श्राव रहता है। वस्रात द्वादश शुभम याति पंचादशम, और जो शुरुआत होती है वो कब होती है? 12 वर्ष से शुरुआत होती है और 50 वर्ष उसकी समाप्ति में पहुंचा जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है तो पूरा बृहत तरीका चरक सुश्रुत बाघ भट्ट ने 12 से शुरुआत 50 पे खत्म बोला है, तो 1250 करके याद कर लेना, है ना। 12 पे शुरुआत और 50 में खत्म। सारे स्थान वाली बुक लेनी पड़ेगी और इसका कवर तो चला गया भाई, मेरे पास ऐसी बुक है, इसमें ग्रीन कलर का कवर था, इतनी मोटी बुक आएगी। ठीक है। नोट्स से कोई काम नहीं चलना है, अब आपको बुक लेनी पड़ेगी क्योंकि नोट्स में कवर नहीं हो पाता है। पहले नोट्स से पढ़ाते थे लेकिन नोट्स से कवर नहीं होता है। पहले की बात अलग थी, एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया तो बुक से पढ़ना है। वो है रज आहार रस से उत्पन्न होता है, ना कि रस धातु से। देश एवं परिस्थिति भेद से है रज स्राव 12 साल से आगे पीछे कभी 50 वर्ष के बाद भी देखा गया, वो थोड़ा सा वेरी करता है। तो मेधावी संतान उत्पत्ति का कारण देखते हैं। मेधावी संतान यहाँ पर एज बताई है पूर्ण 16 वर्षा स्त्री। यहाँ पे पूर्ण वीरयुक्त स्त्री पुरुष कब होते हैं? पूर्ण वीरयुक्त स्त्री पुरुष किस एज में होते हैं वो आपको पढ़ना है। तो पूर्ण 16 वर्षा स्त्री जो स्त्री होती है वो 16 वर्ष में पूर्ण वीरयुक्त हो जाती है। 16 वर्ष में पूर्ण हो गए हैं, वो है 20 वर्ष पूरे हुए पुरुष के साथ, मतलब पुरुष की जो एज है वो क्या है? पूर्ण विंशेन संगता। पूर्ण विंशेन संगता का मीनिंग है पुरुष की आयु 20 वर्ष होनी चाहिए, स्त्री की 16 और पुरुष की कितनी होना चाहिए? 20 होना चाहिए। तो 16 और 20 जो है परिणित वीर्य वाले होते हैं। अगर इनसे संतान उत्पत्ति होती है तो वो कैसी होती है? पूर्ण मेधावी संतान उत्पन्न होती है। ठीक है। तो गर्भाशय अपत्यमान रक्त शुक्रवायु हृदय की शुद्ध वायु आदि से अदूषित या अनावृत होने पर जब मैथुन करती है तो वीरशाली पुत्र को उत्पन्न करता है। ये एज फैक्टर बहुत ज्यादा मायने रखता है ना, पुत्र या पुत्री को पैदा करने के लिए, या फिर उनमें जो मेधावी गुण होते हैं या कोई भी गुण होता है ना। लिमिटेड एज में अगर पुत्र या पुत्री हो रहे हैं तो उनमें जो शक्ति होती है ना वो अलग ही होती है ना, चाहे बुद्धि को देख लो चाहे स्मृति देख लो, हर एक चीज। ठीक है। तो पुत्र पति सबसे उत्तम स्त्री के लिए 16 वर्ष। फिर यहाँ पे विमर्श दिया, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, आपको श्लोक में जो दिया बस उसी को याद करना है। अब वातादी दोष शुक्र का लक्षण देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आराचर्य चरक सुश्रुत बाघ भट्ट किसी का भी शुक्र दोष कितने हैं? 8 है। आर्तव दोष कितने हैं? 8 है। किसी ने 11 कुछ नहीं बताया है, ये आपने गायनी में अच्छे से पढ़ लिया है, शायद एक मिसप्रिंट हुआ है। पुराने एडिशन में नए वाले में तो क्लियर कर दिया है। पुराने एडिशन में शुक्र के वहां पर 11 लिखे, वो दलहड़ वाले लिख दिए गए। दलहड़ के भी 11 नहीं है, आपको तो 8 ही याद करना है। सर आपको पढ़ाते टाइम को करेक्ट करवाते होंगे, है ना। तो सभी का 8 ही है, किसी का 11 नहीं याद करना है। ठीक है। वो पहले जो जमाने में पढ़ते आ रहे थे बस वही लिख दिया था वहां पे, तो हमने उसको टीका से पढ़ा, उससे उसको फिर सही कर दिया, है ना। तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो वात पित्त कफ 3 हो गया, पहला दूसरा तीसरा। रक्त दोष से जो होता है चौथा कुड़प ग्रंथि। फिर 5वां कफ वात से उत्पन्न होता है वो ग्रंथि होता है। रक्त पित्त से होता है कुएं होता है, और वात पित्त से जो होता है वो शीर होता है, और सन्निपात से जो होता है सन्निपात से जो होता है वो मलमूत्र दूषित शुक्र होता है। ठीक है। ये 8 होते हैं। अब मैं आपको याद करा दूं तो शादी में विमर्श में 11 लिखा है, इस श्लोक में कहीं भी 11 नहीं है। विमर्श पढ़िएगा उसमें 11 लिखा है नहीं, वो विमर्श का है ना। 11 होते ही नहीं है काउंट करने में। चैप्टर 2 में ही आप उसके नीचे वाला श्लोक देखना, जब उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि रक्त से दूषित होने पर उसको कुड़प ग्रंथि समझना है, वात पित्त से दूषित होने पर ये समझना है। एक्चुअल में जो श्लोक है वहां पर 8 ही काउंट होते, 11 काउंट होते ही नहीं। ठीक है। आंसर 8 ही लगेगा। 100% इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हो चुका है, 8 ही आंसर लगेगा। ठीक है। तो देखिए आपको सर ने याद कराया होगा, एक कोड बताया होगा। वात पित्त कफ का ठीक है, रक्त से गुणक हो गया है। एक कोड बताया होगा क्षीर ग्रंथि पूतिपुए। क्षीर ग्रंथि पूतिपुए, इसमें दोषों का इन्वॉल्वमेंट बताया था, वात पित्त वात कफ पित्त कफ, वात पित्त वात कफ पित्त कफ। अब क्षीर में क्या है? क्षीर में वात पित्त है भाई, सही है। ग्रंथि में वात कफ है, बिल्कुल सही है। इन्होंने पूतिपुए नहीं बोला, ये मैंने किसका लिखा है? सुश्रुत का लिखा है। बाघ भट्ट ने ओनली पुए बताया है, पूति नहीं बताया, ओनली पुए। उसमें उन्होंने पित्त कफ बताया था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे पित्त तो बोला है, पित्त की जगह रक्त और बोल दिया, कफ नहीं बोला है। तो आप ऐसे याद कर लेना, बाघ भट्ट ने ओनली पुए बोला है, कफ पित्त तो इन्होंने बोला ही है, पित्त के सिमिलर इन्होंने रक्त भी बोल दिया, तो पित्त रक्त होता है। क्लियर हो गया? हाँ ठीक है। चलिए शारीर स्थान पढ़ेंगे या फिर एक आध दिन में आपको बता दूंगी, थोड़ा सा श्लोक खोलकर ओपन करके देख लेंगे, है ना। वहां पे 8 ही होते हैं, 11 आते नहीं। ठीक है। क्लियर हो गया? डिफरेंशिएट करना, बस एक ही चीज आपको अलग से याद करनी पड़ेगी। इन्होंने पूतिपु नहीं बोला, पूतिपु सुश्रुत है जिसमें पित्त का बोला, इनका ओनली पु है जिसमें पित्त रक्त होता है, जिसका अपन ने कोड याद किया क्षीण ग्रंथि पूतिपु है। शुक्र आर्तव के साथ साथ देखते हैं, इसमें कुड़प ग्रंथि पूतिपु है, क्षीण शुक्र आर्तव सभी के सभी कष्ट साध्य हैं। वात पित्त कफ बात आदि से लेकर अभी कंक्लूड करूंगी। एक ही उन्होंने क्या बोला है? असाध्य बोला है। कौन सा? मल मूत्र दूषित शुक्र आर्तव जो सन्निपात होता है वो असाध्य है। अब ये सुश्रुत संहिता गायनी में देखना आप, गायनी के नोट्स में वहां पे उन्होंने साध्य साता
साध्य बताया है, कृच्छ साध्य बताया है, असाध्य बताया है, ऐसा देखना वहां पे। अभी मुझे पूरा याद नहीं, इसलिए ओनली बागवट का बताती हूँ। बागवट जी ने ओनली एक को असाध्य बोला है, सन्निपातज, जो मल मूत्र शुक्र दूषित होता है वो, बाकी सारे को कृच्छ साध्य बताया। ये आपको वेरीफाई करता है कौन सा, अरुंधति टीका। अरुंधति जी ने वातादि से लेकर शीर्ष शुक्रार्थ तक सबको कष्ट साध्य। इसका मीनिंग आपको क्या लेना है, वात आदि इसमें इंक्लूड करना है। वात आदि प्लस उड़प ग्रंथि पूते हुए शीर्ष सभी के सभी कष्ट साध्य है, और लास्ट का जो है सन्निपातज वो कैसा है, असाध्य है। ये चीज क्लियर हो गया। हम जो सूत्र स्थान के बाद बाकी की चीजें पढ़ते हैं वो केवल हम क्लियरिफाई करने के लिए पढ़ते हैं। अष्टांग हृदय की जरूरत नहीं पड़ती बाकी चैप्टर से, क्यों? क्योंकि आप सब गायनी में पढ़ लिए हो, वहां पे अष्टांग हृदय का स्पेशली लिखा हुआ है, तो आपको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक बार हम उसको संहिता में पढ़ लेते हैं तो हमको और ज्यादा क्लियर हो जाता है। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चिकित्सा देखते हैं। उड़प गंधि। उड़प गंधि में हम धात की पुष्प, खदिर, दाड़िम, अर्जुन आदि का प्रयोग करते हैं, और असनादिगर से अथवा असनादिगर से सिद्ध घट को पिलाना है। हाँ, तो उड़प गंधि मतलब मुर्दे की जैसी गंध आती है। मुर्दे की जैसी गंध आएगी तो वहां पे हम कुछ अच्छी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। धात की पुष्प कैसा रहेगा, पुष्प कैसा होता है, खुशबू आती है उसमें, तो उड़प गंधि को खत्म कर देगा धात की पुष्प, खदिर, दाड़िम, अर्जुन, और असनादि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। असनादिगर स्पेशली बागभट्ट का ही है, उन्होंने उड़प गंधि में असनादि को दिया हुआ है। फिर ग्रंथि में तो पूरा का पूरा सुश्रुत के जैसा ही है, पूरा सेम है, बस ऊपर वाले में थोड़ा सा चेंजेस था कि पलाश भस्म ग्रंथि में देना है। पलाश की भस्म कहाँ देना है, ग्रंथि में। पलाश यहाँ पे पाषाण भेद भी दिया हुआ है, पलाश और अश्म मतलब है यहाँ पे पाषाण भेद। तो याद कर लो, ग्रंथि जो होती है बहुत ज्यादा खतरनाक, टाइट होती है, कठिन होती है, उसको हम पत्थर से काटते हैं। तो पाषाण भेद, पलाश, पा से दोनों आ रहा है, दोनों को दोनों ग्रंथि में दिए जाते हैं। पूरे रेतस में हम क्या देते हैं, परुष और बटादिभ्याम शीरे शुक्र करी क्रिया, और शीर वाले में हम क्या देंगे, शुक्र करी क्रिया, मतलब शुक्र औषधि का उपयोग करेंगे। और देख लो, पूरे परुष, पा से बैठ करके याद कर लेना, पूरे में परुष और बटादि देंगे, शीर में शुक्रवर्धक चीजें देंगे। और मलमूत्र के समान जो गंध है, मतलब मलमूत्र रेतस ग्रंथि में सन्निपातज जो था उसमें मलमूत्र की गंध आ रही है, तो मलमूत्र को पचाने के लिए अपन क्या देंगे, हींग वगैरह का सेवन करते हैं, तो हिंगू सर्दी आदि का उपयोग करते हैं, सर्दी हिंगू आदि का। हाँ, सुश्रुत में, हाँ सुश्रुत का पूरा सेम है, इनका सेम है, बस अकेला आपको एक चीज याद करना था, मैंने सारा ही पढ़ा दिया है, बस असनादि अकेला याद करना है। ग्रंथि याद ये भी आपने पढ़ा है। ग्रंथि में क्या देखें, पाठा, व्योष, रक्षक, आपको सर ने याद कराया था, वृक्ष पर 3 ग्रंथियां, एक कोड बनाया होगा, वृक्ष पर 3 ग्रंथि, ये कोड था। तो ग्रंथि वाले यादों में वृक्ष से वृक्षक, पर से पाठा, 3 से हो जाएगा त्रिकटु, वृक्षक, पाठा, त्रिकटु, वृक्ष पर 3 ग्रंथि करके कोड बनाया होगा, है ना। तो ग्रंथि यादों में दिया जाता है। और भी दिया हुआ है कुड़पुर पूरे यादों में क्या लेना है, कुड़पुर में स्मेल गंदी रहती है, इसमें तो चंदन आदि का प्रयोग करेंगे, चंदन। और गुरु रोगों सर्वम कार्यम उत्तरवस्तिकम, और गुरु रोग में जो चिकित्सा कहेंगे वही चिकित्सा हमको यहाँ पर देना, उत्तरवस्ति का भी प्रयोग करना चाहिए। शुद्ध शुक्र के लक्षण देखते हैं। शुक्लम शुक्रम शुक्लम गुरु स्निग्धम मधुरम बहलम बहु, अकेला इतना याद करना है जो स्पेशली बागवट का है, घृत माक्षिक तैलाभम सदगर्भाय। तो 3 चीजें आ रही हैं। तैल शौद्र निभम किसमें आता है, तैल शौद्र निभम, ये सुश्रुत ने बोला है, 2 चीजें तैल और शौद्र। 3 चीजें किसने बोला, जो तीसरे नंबर पर आते बागवट, घृत माक्षिक और तेल। सुश्रुत दूसरे नंबर पे, 2 चीजें याद कर लो। बागवट तीसरे नंबर पे, 3 चीजें याद कर लो, घृत माक्षिक और तैल। वेरी गुड, सुश्रुत ने बोला है। शुद्ध रक्त के लक्षण देखते हैं, गायनी के नोट में दिया है अलग से, बागभट्ट का रेफरेंस करके। लाक्षा के समान होता है, शशाब्ध मतलब शशक के रक्त के समान होता है। यच्चा विरंजित, यच्चा विरंजित का मीनिंग होता है ये कपड़े पर रंजन ना करे, मतलब धोने पर कपड़े से रंग चला जाता है। विरंजित का मतलब होता है रंग चला जाए, रंजित का मतलब होता है रंग लगा रह जाए। मेरी बात समझ में आ रही है ना? विरंजित तो उल्टा मीनिंग हो जाता, जो कपड़े को रंग दे वो यच्च रंजित होना चाहिए था। अगर जो कपड़े को रंजन ना करे तो विरंजन बोलते हैं। तो यच्चा विरंजित, जो कपड़े को रंगे ना, मतलब कपड़े धोने पर साफ हो जाए, वो शुद्ध आर्तव कहलाता है। बात समझ लिए? क्लियर हो गया? गर्भ धारण के पूर्व कर्तव्य दिए हैं, क्या क्या चीजें करना है। तो शुद्ध शुक्रार्थ, निरोगी, दूसरे में अनुराग, प्रीति वाले, हर्ष, अपना यातन, महाकल्याण, फलव्रत आदि स्नेहों का प्रयोग किया जाता है। पुरुष तथा स्त्री का उपक्रम देखते हैं, ये सब मैं फटाफट पढ़ाने वाली हुई क्योंकि ये सारी चीजें आपने बहुत बार पढ़ लिया। पुरुष को क्या लेना है, क्षीर और मधुर औसत संस्कृत करके लेना है। नारी को तेल और मांस का आहार लेना है, गायनी में पढ़े हो। ऋतुमती स्त्री का लक्षण यदि गायनी में आपका हो चुका है, वहां पे आपको सर ने कोड बताया होगा। बागभट्ट थोड़े शाम स्वर के थे, तो शाम से शुरू होता है उनका श्लोक, शाम प्रसन्न बदनाम स्फुरत शोणी उपधरणाम तक्षी कुक्षी पुष्कामम विद्या ऋतुमती स्त्रियां। और ऋतुमती का जो लक्षण है वो गते पुराणे रजसी नवोत्तम करके आता है। गते पुराणे रजसी वाला जो श्लोक है वो चलता है। हाँ, सर ने बिल्कुल सही कहा, विरंजित का मीनिंग होता है रंगेना। देखो 2 चीजें होती हैं, रंजयित और विरंजयित। पॉजिटिव नेगेटिव समझते हो? रंजित का मीनिंग होता है जो रंग दे, विरंजित का मीनिंग होता है जो रंगे ना। तो यच्चा विरंजित का मीनिंग होता है ना कि जो कपड़े को ना रंगे, मतलब सुश्रुत का भी वही मीनिंग है, चरक का भी वही मीनिंग है, को ना रंगे मतलब सुश्रुत का भी वही मीनिंग है, चरक का भी वही मीनिंग है, बागवट का भी वही मीनिंग है, अकेला टर्म अलग दिया है। विरंजित मतलब रंजन ना करे, रंजित का मीनिंग होता है रंग दे, है ना? समझ आ गया? तो ऋतुमती मतलब जो कंसीविंग टाइम होता है उसको ऋतुमती बोलते हैं, जो कंसीव कर सकती है। ऋतुमती का मीनिंग रजस्वला नहीं होता, रजस्वला मीनिंग होता है ब्लीडिंग फेज। ऋतुमती मतलब होता है जो प्रोलिफरेटिव फेज होती है, जहां पर फीमेल कंसीव कर सकती है, उसको ऋतुमती बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, शाम प्रसन्न वदन होगा, है ना, शोणी सारी स्फुरण वाली शोणी होगी, कुक्षी है ना, पुष्का मतलब पुरुष की इच्छा करेगी, सारे लक्षण ऋतुमती के होते हैं। बागवट का है। ऋतुकाल के अतिक्रमण का लक्षण देखते हैं। पद्मम संकोचाये उपमा दी जाती है, पद्मम संकोचाम्यति दिने अतीते यथा। जिस प्रकार दिन ढलता जाता है, दिन के छिपने पर कमल की पंखुड़ियां सिकुड़ जाती हैं, उसी प्रकार ऋतु बीतने पर योनि संकुचित हो जाती है, इसीलिए वह शुक्र की कामना नहीं करती और ना ही ग्रहण करती है। देखो बंधत्व में आयुर्वेदा का बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है? नॉर्मल लोगों को पता नहीं होता है कि कब कंसीविंग टाइम अच्छा रहता है, कब नहीं रहता है ना। ये चीजें बहुत ज्यादा मायने करती हैं। तो अगर आप इसी पर काम करो ना, बंधत्व में बहुत बड़ा स्कोप है। अगर आप गायनी में बंधत्व वाला टॉपिक लेते हैं, अपना थीसिस में रिसर्च टॉपिक लेते हैं, बहुत खतरनाक स्कोप समझ लो इसे, क्योंकि उसमें आपको मेडिसिन नहीं देना, कुछ भी क्या देना है, बस आपको उनको समझाना है ना। व्यवहार के लिए कौन सा टाइम सही रहता है, बस आपको थोड़ा सा उसके पहले संशोधन कराना रहता है। संशोधन के बाद उनको स्त्री को आर्तवर्धक आहार देना है ना, पुरुष को शुक्रवर्धक आहार देना है, फिर उनको सारी चीजें समझाना है। ये केवल आहार विहार से हो जाता है, मेडिसिन तो दूर की बात है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार ऋतु बीतने पर योनि संकुचित हमने देख लिया। रजस्राव का हेतु क्या होता है?
अब देखना है चौथे दिन, है ना? ऋतु दर्शन होने पर शुभ बातों का चिंतन करना है। आपको तो नीचे वाला श्लोक देखना है। चतुर्थे अग्नि तथा स्नाता शुक्ल माल्या नम्रा। चौथे दिन पति के दर्शन करना, ऐसा भी आपने पढ़ा था कि चौथे दिन स्नान करके श्वेत माला वस्त्र धारण करके अंदर से बाहर से पवित्र होकर पति के समान पुत्र की चारक सबसे प्रथम पति को देखिए। तो कौन से दिन दर्शन करना है पति के? चतुर्थ दिन। अब 3 दिन नहीं करना है। ऋतु काल का निर्णय ये भी सुश्रुत के जैसा है। ऋतुस्तु द्वादश निशाम, 12 रात्रि का बोला है। कितना? चरक बागवत ने 12 रात्रि का, सुश्रुत ने 12 रात्रि का बोला है। तो कितना होता है? 12 रात्रि का होता है ना। इसमें जो पहली 3 रात्रियां होती हैं पूर्वस्थ स्त्रो अत्र निंदिता, पहले की जो 3 निंदित है, इसमें भी एकादशी भी निंदित है। युग्म रात्रियों में पुत्र होते हैं और विषम रात्रियों में कन्या होती है। ये भी पढ़ा पढ़ाया है, कोई अलग से हमने नहीं देखा। पुत्रेष्टि यज्ञ, इसके उपरांत ऋतु स्नान को कहा अथर्वेद वेद पुरोहित विधि पूर्वक पुत्री गर्भ संस्कार करे। शूद्र स्त्री, हाँ शूद्र स्त्री के लिए मंत्र भाग को छोड़कर शेष विधि को ही वध। शूद्र स्त्री नमस्कार मात्र करे। देखो यहाँ पर, हाँ शूद्र स्त्री के लिए मंत्र भाग को छोड़कर शेष विधि को ही वध। शूद्र स्त्री नमस्कार मात्र करे। देखो यहाँ पर भेदभाव कर दिया। सभी को बोला है पुत्रेष्टि यज्ञ करे, लेकिन शूद्र स्त्री को मंत्र वगैरह पाठ नहीं करना है, उसको केवल नमस्कार करके ही यज्ञ करना है। ठीक है। पुत्रेष्टि यज्ञ के उपरांत क्या करना है? पूरा का पूरा गायनी में लिखा हुआ है, सुश्रुत के जैसे ही है कि उसको पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद पुरुष को सर्पी शीर साल्योदन देना है। ताक दक्षिण पादेन, सैया पर सबसे पहले दक्षिण पैर को रखना है ना, राइट पैर को रखना है। स्त्री को लेफ्ट पैर को रखना है ना, और स्त्री को तेल मांस उत्तर आहार का सेवन करना चाहिए, है ना। सब रिवीजन है। फिर अगला आ जाइए तत्काल गर्भ धारण का लक्षण, सद्योग्रहित गर्भ के लक्षण। ये सब आपको कंपैरेटिवली पढ़ना है, तभी याद होगा, जो कि गायनी में सर ने आपको पढ़ाया। इतने लक्षण किसके हैं? किसने कौन सा वर्ड एक्स्ट्रा बोला है? तो यहाँ पर एक्स्ट्रा वाला अकेला अंडरलाइन कर लो, हृदय स्पंदन वाग्भट का है। सद्योग्रहित गर्भ में हृदय स्पंदन उन्होंने बोला है, बाकी तो सभी ने बोला है योनि का बीज ग्रहण करना, न तृप्ति, गुरुता होना, स्फुरण होना, सुख स्नान बंधन होना, हृदय स्पंदन अलग से है। बाकी एक आध दो चीजें हैं वो आप गायनी से कंपेयर करके याद करेंगे, ओनली हृदय स्पंदन यहाँ से याद करोगे। फिर पुंसवन संस्कार करने का समय क्या होता है? हमने वहां पे पढ़ा था प्राग व्यक्ति भावात। प्राग व्यक्ति भावात मतलब भावों के व्यक्त होने के पहले करें चरक ने। सुश्रुत ने जो बोला था लब्ध गर्भा, मतलब गर्भ धारण करने के बाद करें, सुश्रुत का था। हमने वहां पे भागवत की 2 चीजें पढ़ी थी, अव्यक्त प्रतिमेमासी और पूर्व व्यक्ति, 2 पॉइंट अंडरलाइन करे थे, है ना। तो कब करना है पुंसवन? अव्यक्त प्रतिमेमासी, प्रथम मास में ही करना है, 1 सप्ताह में ही कलल, सप्ताहात कल्ली भावात, ये याद करना, सप्ताहात कल्ली भावात, 1 सप्ताह में ही कलल की भांति होकर 1 मास तक अव्यक्त रहता है। इसमें स्पष्टता आने से पहले ही पुंसवन विधि को करें, क्योंकि बलवान पुरस्कार देव भी लाग जाता है। क्लियर हो गया? 2 पॉइंट बस यहाँ से याद करने के। गर्भणी में, हाँ गर्भणी का उपचार देखते हैं। 43 नंबर का श्लोक है, श्लोक नंबर 43। पति अवध क्या प्रिय हितकारी गर्भ को धारण करने वाला, मक्खन घी और दूध सदा खाने को दे। तो प्रथम 3 महीने का है ये, प्रथम 3 महीने का। अब एक बात मेरी सुन लो, गायनी के नोट्स में जो दिया है चरक सुश्रुत बागवत पूरा गर्भणी का जो मासिक आहार दिया है ना, पहले महीने में अनुसंस्कृत शीर देना है, ये पूरा टॉपिक हमने आपको यूट्यूब पर ही पढ़ाया हुआ है। कंपेयर करके याद करना आपको, विदाउट कंपेयर करके याद करोगे तो एक ही चीज याद नहीं रहेगी, कंपैरिजन करके याद करोगे ना। ग्रुप में शेयर कर दूंगी आज के आज अष्टांग हृदय के ग्रुप में, है ना। तो वहां पे 3 आचार्य का पढ़ लेना, 100% वहां से क्वेश्चन आना है। तो बाकी सब ने आपको गायनी में पढ़ाया हुआ है। तो प्रथम 3 महीने क्या क्या लेना है उन्होंने बताया है कि मक्खन घी और दूध का सदा सेवन करें ना। मतलब सदा तो बोला, लेकिन शुरुआत के 3 महीने में स्पेशली मक्खन घी दूध 3 महीने में तो लेना, उसके अगले महीने में भी कंटिन्यू करना है, लेकिन स्पेशली यहाँ पर 3 महीने का याद करेंगे ना, सदा खाने को देना चाहिए। गर्भणी में क्या क्या चीज नहीं करना चाहिए? तो गर्भणी में उत्कट आसन, हाँ बिल्कुल उत्कट आसन, शोक क्रोध भय उद्वेग, लाल वस्त्र नहीं पहनना, गड्ढे कुएं में नहीं झांकना, पता चले गिरी जाए उसमें, मध्य मांस चित्त लेटना, ये सारी चीज हमको नहीं करना है। अब 48 नंबर का श्लोक गायनी के नोट्स में अलग से दिया है, इस बार जो नोट्स बने हुए हैं पूरा बागवट का जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है सारा उसमें लिखा हुआ है। तो क्या बोले हैं कि अगर बातकारक वस्तुओं का सेवन करती है तो गर्भ कैसा होता है? बात के कारण बुढ़ा होता है, अंधा होता है, जड़ या बावन हो जाता है। 4 चीजें याद करना। बात प्रकोप का आहार विहार का सेवन करती है तो गर्भ कुबड़ा होगा, अंधा, जड़ और बावन होगा, मतलब बोना हो जाएगा। पित्तकारक वस्तुओं का सेवन करेगी तो पित्त क्या करेगा? बालों को झड़ाने का काम करता है, तो व्यक्ति बच्चा कैसा होगा? गंजा हो जाएगा या पिंगल वर्ण का होगा। और कफकारक भोजनों का सेवन करेगी तो श्वेत रोगी और पांडु होता है। पांडु तो हमेशा कफ नहीं पड़ते हैं, और श्वेत और याद कर लेना, कफकारक में श्वेत पांडु, पित्त में पिंगल और गंजा, बाकी का सारा वायु में रहता है। गर्भणी का औषध सेवन, गर्भणी को कैसी औषध का सेवन करना चाहिए? मृदु, सुखदायक, अति तीक्ष्ण एवं अतीक्ष्ण, अति नहीं अतीक्ष्ण औषधि का सेवन करना चाहिए। अगला आता है 2 महीने के गर्भ का लक्षण, व्यक्त गर्भ का लक्षण। ये यहाँ से मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी, आपको YouTube से 2 वीडियो देखना है जिसमें हमने गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि और गर्भणी परिचर्या बताई, गर्भणी परिचर्या का और गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि का कंपेयर करके पढ़ना है, तभी आपको फायदेमंद है, अलग से पढ़ना याद ही नहीं रहेगा। ठीक है। फिर उन्होंने गर्भणी का जो द्विहृदया काल बोला है वो कहाँ बोला है? दूसरे महीने में। इस गर्भ का हृदय मातृजन होता है या माता हृदय के साथ जुड़ा हुआ रहता है, 2 महीने का गर्भ होता है। क्योंकि देखो कैसे पता चला हमको द्वितीय में उन्होंने द्विहृदया बोला, क्योंकि यहाँ पे दूसरे महीने का रेफरेंस चला रहा है। 2 महीने के गर्भ का लक्षण क्या है? कलल, घन, पेशी, अर्बुद, नपुंसक, ये सारा भी मैंने पढ़ाया नहीं क्योंकि कंपैरेटिव पढ़ना है। फिर हिताहित जो दिया है ये दूसरे महीने का दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक पॉइंट अच्छे से याद कर लो कि यहाँ पे हित उपहितम अल्पकम, हित के साथ थोड़ा सा अहित भी उसको थोड़ा थोड़ा लेना है। स्पेशल पॉइंट है बागवत का। बागवत जी ने बोला है कि दूसरे महीने में क्या करना है? पथ्य के साथ थोड़ा सा अपथ्य भी देना चाहिए, है ना। पथ्य के साथ थोड़ा थोड़ा अपथ्य भी देंगे। तृतीय मास में गर्भ का लक्षण क्या होता है? वहीं से पढ़ेंगे। चतुर्थ मास में क्या होता है? वहीं से पढ़ेंगे। अष्टम उपचार भी पूरा प्रसव का समय, है ना, मैं बताती जाती हूँ ना कौन कौन सा चीज। अष्टम मास में वहीं से पढ़ना है आपको, है ना, एक ही वीडियो में होगा। अष्टम मास में गर्भणी का उपचार पूरा कंपैरेटिव करके पढ़ाया है। प्रसव का समय देखते हैं। प्रसव में क्या है? 8वें मास के पश्चात 1 दिन भी अधिक होने पर प्रसव काल समझना चाहिए। 1 वर्ष तक प्रसव काल सामान्य है। 8 से 1 दिन भी हो जाए ज्यादा और 1 वर्ष तक सामान्य है बागवत। वहां पे मैंने 3 आचार्य आपको बताया है, 8 से 1 दिन हो जाए ज्यादा और 1 वर्ष तक सामान्य बोले हैं बागवत, बाकी का वही पढ़ेंगे। नवम मास में क्या उपचार देना है ना। ठीक है। अब आता है गर्भ में पुत्र या कन्या होने का लक्षण। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं।
पुत्र कन्या होने का लक्षण दिखते हैं। प्राग दक्षिण स्तन्या पूर्वम तत्पाश्चेष्टि, मतलब सारी दक्षिण दक्षिण जो चीजें होंगी वो किसके लिए होंगी, राइट में मेल के लिए, लेफ्ट में फीमेल के लिए। अगर स्त्री के दक्षिण स्तन में प्रथम दूध आता है, दक्षिण पास में गमन आदि की चेष्टा करता है, तो पुल्लिंगवाची प्रश्नों वाले दोहन में रुचि रखता है, पुल्लिंग वाले घोड़ा हाथी पुरुष आदि को स्वप्न में देखता है, तो वह स्त्री दक्षिण उदर के बढ़ने पर और गर्भ के कूल होने पर पुत्र को उत्पन्न करता है। इसके विपरीत जो लक्षण होते हैं वो कन्या को उत्पन्न करता है ना। अगर पुरुष के साथ सहवास शिक्षा करना, पुंसत्व दर्शनी किसका है, श्लोक से पढ़ाऊंगी अभी, है ना। देखो, दक्षिण स्तन्या तत्पाश्चेष्टि पुन्नाम दो हृदय प्रश्नता, पुन्नाम पुन्नाम मतलब वो पुरुष के जैसे नाम वाली चीजों में इच्छा रखता है, पुंसत्व दर्शनी पुरुषवाचक शब्दों को देखता है, दक्षिण कुक्षी में उन्नत होता है और गर्भ कैसा होता है, गोल। तो गोला गोल बनाकर कौन चलता है, लड़की। तो परिमंडल वाला पुत्र उत्पन्न करने का इंडिकेशन है। इसके अलावा जो होती है पुत्री, वो क्या करती है, निरसंगिता, मतलब अपोजिट के लिए क्या हो रहा है, उसकी इच्छा करती है ना। पुरुष की इच्छा करती है तो उसके अंदर क्या है, कन्या है, और नाचने गाना बजाने गाने में उसको बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है, तो ये पुत्री उत्पन्न होने के लक्षण है। नपुंसक में क्या होता है, क्लीव तत् संग्रह मध्य कुक्षी समुन्नतम, मध्य कुक्षी में अगर उभार होगा तो नपुंसक होगा। पुत्र कन्या के लक्षण मिले होने पर नपुंसक उत्पन्न करता है। इसमें जो उभार होता है वो बीच में उभार होता है, मध्य कुक्षी में उभार होता है, और अगर ट्विंस होते हैं तो दोनों पार्श्व में उभार होता है ना। यामो पार्श्वदयो, दोनों पार्श्व में उभार होगा। ट्विंस होंगे, अगर बीच में उभार होगा तो क्या होगा, क्लीव होगा ना। द्रोणी के समान जो हो रहा है वो भी यम होता है, यम मतलब ट्विंस। ट्विंस में क्या क्या चीजें हमने पढ़ा, पार्श्वदय उन्नतम और द्रोणी के समान, दोनों पार्श्व और नौका की भांति यहाँ पर उभार होता है। ये भी गायनी में पढ़ा हुआ, रिवीजन चल रहा है। सूतिका ग्रह में क्या बोला है, 9वें महीने से पहले गर्भवती स्त्री को सूती घर में आश्रय। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से महीने से पहले ही लेने को बोला है सूती घर में, 9वें महीने से पहले ही। यह घर प्रसव देश में सब साधनों से संपन्न होना चाहिए, इसमें शुभ पुंसक नक्षत्र में प्रवेश करना चाहिए। वहां पर सूतिकाओं से घिरी गर्भवती स्त्री प्रसव की प्रतीक्षा करे। आसन्न प्रसवा के लक्षण देखते हैं। तो आसन्न प्रसवा के लक्षण क्या बताए हैं, अधा श्वा प्रसवा ग्लानि, स्पेशली बाघ भट्ट का है। इसने बोला है, ओनली बाघ भट्ट ने बोला है अधा श्वा प्रसवा, मतलब आज या कल प्रसव होना, तो ग्लानि कुक्षी और आंख में ढीलापन, आज या कल प्रसव हो सकता है, बाघ भट्ट ने बोला है। कुक्षी और आंख में ग्लानि, आसन्न प्रसवा मतलब उसकी कुक्षी में थोड़ी सी ग्लानि रहेगी, शिथिलता रहेगी, थकान रहेगी, और क्या है, अधो पार्ट में थोड़ा सा हैवीनेस लगेगा, प्रसेक होगा, है ना। बहुमूत्रता मिलेगी, जब डिलीवरी होने वाली रहती है तो मलमूत्र की वृद्धि ज्यादा होती है, और कटी पृष्ठ हृदय वस्ती रात में वेदना होती है, योनि भेद स्फुरण श्राव निकलेगा वहां से, है ना। तो ये आसन्न प्रसवा का लक्षण हो गया। उपस्थिति गर्भोत्पत्ति के समय क्या कर्तव्य करना है, उसके बाद अगला हम कल ही कंटिन्यू करेंगे, है ना। 1.5 घंटे क्लास मैंने आपको डेली बोला कि अब 2 घंटे की नहीं, आप लोग बोर हो जाए। आसन्न प्रसवा हो गया था ना कल। उपस्थित गर्भोत्पत्ति के समय में क्या कर्तव्य करना चाहिए, इसका हिंदी पढ़ते हैं। गर्भोदक निकलने लगे तब गर्भवती से गर्भ का प्रसव होना जानकर कौतुक मतलब नाच गाना आदि तमाशे या रक्षा सूत्र आदि का धारण और मंगल कराकर हाथ में क्या चीजें लेना है, अनार आदि पुल्लिंग फल लेकर, है ना। पुन्नाम का मतलब नारियल नहीं होता है, पुन्नाम मतलब होता है पुरुष के जैसे नाम वाली चीजें, है ना। अनार आदि पुल्लिंग फल लेकर अच्छी प्रकार से अभ्यंग तैलाभ्यंग करके गर्म जल से स्नान कर घृतयुक्त पेय को पिलाना चाहिए। देखो, गर्भ का प्रसव होने वाला है और गर्भिणी को क्या करा रहे हैं हम, अभ्यंग कराते, तेल का अभ्यंग करा के उसको जल से स्नान कराना है, उसके बाद घृतयुक्त पेय को पिलाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। पायेत सघताम पेय, उपस्थित गर्भवती के समय में गर्भिणी को क्या पिलाना चाहिए, इन्होंने पेया बोला है। किसी किसी आचार्य ने आकंठ या बाबू पान करने को ही बोला है ना, गायनी के नोट्स में आपने पढ़ा होगा। तो भूमि पर स्थित गर्भवती का अभ्यंग आदि बोले हैं। इसके अनंतर स्त्री को कोमल भूमि शैया पर टांगों को मुड़कर चित्त लेटा देना चाहिए, बार बार तेल का अभ्यंग करना है, तेल का अभ्यंग करने को बोला, और नाभि के नीचे मलना है तथा जम्भा लेना और जल्दी चलना आदि कराना, मतलब संक्रमण कराने को बोला है, जम्भा संक्रमण भी कराना चाहिए गर्भिणी को। फिर आता है प्रसव काल का उपचार। तो जल्दी आने लगे तो स्त्री को शैया पर लेटा दे, वायु के कारण गर्भ चारों ओर दबा रहा हो तो उसे समय अभ्यंग आदि से योनि को विस्तृत करना चाहिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, छोड़ सकते हैं। इस बार क्या करना, हर्षिता मुहुर पुत्र जन्म शब्द जलाने लगे, और पुत्र उत्पन्न हुआ है ऐसे करके, पुत्राम किसी और आचार्य का, इनका तो नहीं है। इस स्त्री को बार बार पुत्र जन्म के शब्द से, पानी के छींटों से और वायु से प्रसन्न रखना चाहिए, मतलब वो बेहोश ना हो, इसलिए उसको बोले हाँ पुत्र का जन्म हो गया है ऐसे करके उसको जगाए रखना है। गर्भ संघ में उपचार देखते हैं, पूरा चरक के जैसा ही है। क्या क्या चीजें हैं गर्भ संघ में, तो धूपियत गर्भ संघो, योनि में धूपन देना, किसके द्वारा देना है, बाकी आचार्यों का सेवी है। कृष्ण ही कंचुकी, कृष्ण सर्प की कंचुकी कचुली के द्वारा, हिरण्यपुष्पी मूल चा पानी पाद। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, हिरण्यपुष्पी का जो मूल है उसका धारण कहां करते हो, कमर पे करते हो क्या, नहीं, कहां करते हो, पानी पाद पर उसका धारण करते हैं। कहां पे कर रहे हैं, गर्भ संघ में। सुवर्चला विशल्या आदि का भी प्रयोग करना है, सुवर्चला विशल्या। फिर और क्या करना है, तालु कंठ स्फीत मुजनी दध्या विष्णु ही पया, तालु कंठ का स्पर्श करना है ना, या फिर बालों के गुच्छे से भी करने को बोला गया है, और योनि में लेपन करना चाहिए। पुष्ट तालीस कल्कम सुरामंडे ने पाई, इंपॉर्टेंट है, पुष्ट तालीस कल्क का सुरामंडे के द्वारा पीना चाहिए, और कुलत्थ जैसा उष्ण होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। हिंदी पढ़ने, काले सांती टेचले से धुआं देना चाहिए। स्वर्ण पुष्पी मतलब सत्यानाशी के मूल को, सुवर्चला आदि कलिहारी को, किस चीज को, हिरण्य पुष्पी मतलब स्वर्ण पुष्पी या सत्यानाशी इसको बोलते हैं, सुवर्चला और विशल्या मतलब कलिहारी, इन तीनों के बारे में बोला है। हिरण्य पुष्पी, सुवर्चला, विशल्या, उनको पानी पाद में बांधना है या चिकित्सा अपराध के बाहर न आने पर ही बरते। इस स्त्री के बाहुओं को उठाकर हिलाएं, एड़ी से कटी पर आघात करना, नेतम को जोर से दबाना है, बालों की बेड़ी से तालु कंठ को छूना है, सिर पर छुअर का दूध लगाना है, सिर पर सिंचन करना है सूंदी के दूध का। गायनी में आपने सब पढ़ा है, तरह संहिता में दिया हुआ है। भोजपत्र, कलिहारी, तुम्बी, सांपी, केचुली, कूट, सरसों को अलग अलग दो को मिलाकर सब में मिलाकर योनि में धूपन करना है, और पुष्ट तालीस के कल को सुरामंड से पिलाना है, अथवा कुलत्थ के यूज या बाल जातुओं के साथ पिलाना चाहिए। अगला श्लोक है, कुशला स्त्री जिनके नाखून कटे हो ऐसे हाथों को घी आदि से चिकना करके उससे अपराग को बाहर निकालना चाहिए। गर्भ अपराग के निकल जाने पर योनि और शरीर पर तेल का अभ्यंग करना है। श्लोक से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है अगला, स्नेह की मात्रा के जीर्ण होने पर स्नान करके पूर्वोक्त औषधियों के साथ पेय को पीना है। फिर 3 दिन के उपरांत क्या करना है, पहले शुरुआत में देना है, स्नेह की मात्रा के जीर्ण होने पर स्नान करना है, पूर्वोक्त औषधियों के साथ पेय पीना है। 3 दिन के बाद विदार आदि गण के क्वासे प्रचुर स्नेह युक्त यवागु हितकारी है, अथवा 7 के कारण दूध में साधित यवागु उत्तम होता है। फिर 7 दिन के उपरांत इस स्त्री को क्रमशः ब्रह्मण कराना चाहिए। 12 दिन बीत जाने पर तक इसको मांस रस नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, स्त्री को
ब्रह्मण कब कराना चाहिए? 7 दिन के बाद ब्रह्मण कराना चाहिए। स्त्री को मानसरस कब देना चाहिए? तो 12 दिन के बाद मानसरस देना चाहिए। इसके पहले मानसरस का उपयोग नहीं करना चाहिए। 2 पॉइंट आपको अच्छे से याद करना है। प्रसूति की शुश्रूषा, प्रसूति की चिकित्सा प्रयत्नपूर्वक करें। तो कैसे करना? दूसरा उसके रोग होते इस कारण से हमको चिकित्सा प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि उसके रोग गर्भ की वृद्धि, प्रसव की वेदना, क्लेश प्रसूति और दबाव के कारण कष्ट साध्य होते हैं। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और बोला है कि कब तक ऐसा पालन करना है? इस प्रकार 1.5 महीने तक प्रसूता की जो परिचर्या होती है कहां तक करना है? 1.5 महीने तक करना। या फिर 2 पॉइंट दिए हैं, पुनः आर्तव दर्शन होने पर प्रसूता इस नाम से रहित हो जाती है। तो प्रसूता कब तक कहलाती है? 1.5 महीने तक की कहलाती है ना? ये बाकी सभी आचार्यों के जैसा सेम है। अगला चैप्टर शुरू करते हैं, द्वितीय अध्याय। जो श्लोक है 6 नंबर का श्लोक है। ये मैंने आपको क्यों नहीं पढ़ाया है? एक मिनट, इंपॉर्टेंट नहीं है ना? जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है। शुद्धि वर्जा शास्त्रोत्तम आचरित, शोधन बमन आदि को छोड़कर रक्त पित्त की चिकित्सा को बाह और अंतः बरते। मतलब हमको जो गर्भिणी होती है उसमें बमन विरेचन आदि पंचकर्मा शोधन नहीं कराना है, बस रक्त पित्त की चिकित्सा को बाह आभ्यंतर बरतना। तृतीय मास के पहले रक्तस्राव होने पर क्या देना चाहिए? तो संपूर्ण तृतीय मास है प्रत्याख्य प्रसादित आमान वयच्चा। 3 मास पूरे होने के पूर्व यदि पुष्प दर्शन हो, मतलब ब्लीडिंग हो, पढ़ ही रहे हैं अपन। अस्तांग हृदय का सूत्र स्थान हो गया, शारीर स्थान पढ़ रहे हैं, साथ में जो पढ़ना है। अब देखो आप बोलो कितना पढ़ना है? अगर सूत्र स्थान ही पढ़ना होता तो मैं आगे का क्यों पढ़ाती आपको? सूत्र स्थान तो पढ़ना ही है, बाकी की चीजें जो है आपका सब्जेक्ट में कवर हो जाता है। शारीर स्थान हुआ, कहाँ कंप्लीट हो जाता है आपका? मैं आपको पहले बता दूं, शारीर स्थान जो है आपका साथ में कंप्लीट होता है गायनी के साथ और कौमार के साथ। उसके बाद जो निदान स्थान है, चिकित्सा स्थान है, वो सब आपका काय चिकित्सा के साथ कंप्लीट हो जाता है। उत्तर तंत्र जो है वो आपका शालाक्य के साथ कंप्लीट हो जाता है। इसलिए अपन ने सिलेक्टेड पॉइंट पढ़ रहे हैं। उत्तर तंत्र में आपको शालाक्य वाला पोर्शन बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगी। लास्ट के मतलब उत्तर तंत्र हमारा 2 या 3 दिन लगेगा अस्तांग हृदय में, क्योंकि उसमें शुरुआती के 2 चैप्टर पढ़ना है। बाल रोग वाला जो भी आपको मार्केट में पढ़ चुके हो 100%, बस उसको एक बार आपको देखना, मतलब ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए आपको पूरा अस्तांग हृदय पढ़ाया जा रहा है। ये पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में किस चीज का वर्णन किया है अस्तांग हृदय ने। अगर हम आपको नहीं पढ़ाते तो आपको पता ही नहीं रहता कि अस्तांग हृदय ने उत्तर तंत्र के पहले दूसरे चैप्टर में बाल ग्रह से संबंधित वर्णन किया है ना? तो ये पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है? बाकी तो कंप्लीट सब कुछ हो चुका है, वो तो आपका रिवीजन चल रहा है, ठीक है? समझ गए? तो पुष्प दर्शन को असाध्य कहकर चिकित्सा करें। 3 मास के बाद भी यदि आम संबंध रक्त आने लगे तो भी असाध्य कहकर हमको चिकित्सा करना चाहिए। उपविष्टक गर्भ 14 नंबर का श्लोक देखें। उपविष्टक में यदि पढ़ा है गायनी में, तो मैं बताती चल रही हूँ क्या क्या चीज पढ़ा है, पूरा पढ़ा भी हमने। सचिन करके याद किया था, सचिन उपविष्टक, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, ये हमारा ट्रिक था। क्या था? अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, ये ट्रिक था। इसमें एम को हमने गोला बना दिया था, फिर हमने कोड बनाया था यू फॉर उपविष्टक, एन फॉर नागोदर, एल फॉर लीन गर्भ। फिर हमने यू फॉर उपविष्टक का हमने सचिन कोड बनाया। सचिन मतलब सा से ससुरा, सा से ससुरा, नागोदर में स्फुरनिच्ची से चिरात, फिर लीन गर्भ में ना से निस्फुरे करके आएगा। अभी आएगा तब समझ में आ जाएगा, इस सर आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है? उपविष्टक में वही चीज है कि संजात सार। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो उपविष्टक होता है किस प्रकार के गर्भ में होता है? तो संजात सार गर्भ में होता है। संजात सार असंजात सार 2 प्रकार का गर्भ होता है। संजात सार मीनिंग होता है जब गर्भ गर्भाशय में स्थिरता को प्राप्त हो, मतलब वही 3 महीने के बाद का ना, ऐसे कहीं आया होगा, ठीक है? तो संजात सार गर्भ में योनि से लगातार स्राव होता है तो गर्भ वृद्धि को प्राप्त नहीं हो पाता है। तो गर्भा पुष्टि तिष्ठति सा स्फुरा, तो यू फॉर उपविष्टक, सा फॉर स्फुरा इसमें आया हुआ। ये कोड आपने सर ने पढ़ाया होगा, ठीक है? फिर नागोदर में हमने पढ़ा, नागोदर वही हमने चरक में जो पढ़ा था कि नाग देवता का उपवास करने से होता है। तो नाग देवता का उपवास करने से होता है, मतलब शोक उपवास, वृक्ष आदि आहार विहार का सेवन करने से होता है और योनि से अधिक स्राव होता है। ये भी सर आपको गायनी में पढ़ाए। उसमें ना से नागोदर, ची से चिरात, स्फुरनम चिरात करके आया हुआ है। समझ आ गया? अब इसमें चिकित्सा क्या करोगे? पूरा चरक के जैसा है। उपविष्टक नागोदर में हम वही ब्रह्मण वातन मधुर द्रव्यों से चिकित्सा करते हैं, ठीक है? डिटेल पढ़ाने की मुझे जरूरत नहीं लग रही है। लीन गर्भ में हमने जो लीनाक्षे निस्फुरे क्या पढ़ा था? लीन गर्भ में निस्फुरे पढ़ेंगे आगे जाके, है ना? ये है लीनाक्षे निस्फुरे, लीन गर्भ में निस्फुरे, तो लीनाक्षे निस्फुरे इसमें होता है। तो गर्भ लीन हो गया है तो उसको हमको पशु पक्षियों का मांसरस देना पड़ेगा। ये पूरा चरक के जैसा है, सेम चरक का, शेन गोमस आदि का प्रयोग करेंगे। कुछ चीजें अलग है, जैसे बालविल उनका अलग बताया, तो गायनी के नोट्स में लिखा है, उन्होंने स्पेशली बालविल अलग से बताया और कटी का अध्ययन बताया हुआ है ना? तो बालविल और कटी का अध्ययन करना चाहिए। अब एक और स्पेशल पॉइंट है, स्पेशली बागवट का ही है। तीनों प्रकार के गर्भ में उपविष्टक नागोदर लीन गर्भ, तीनों प्रकार में हमको हर्षणी चिकित्सा करना चाहिए, भी गायनी में लिखा हुआ है, ठीक है? हर्षणी चिकित्सा करेंगे। अब कुछ और चीजें देखते हैं। पुष्ट अन्यथा वर्ष गणित रक्षा जायते नेवचा, तो वर्ष गणित करके आया हुआ है। अन्यथा वृक्षादि आहार के सेवन से बहुत वर्षों के बाद पुष्ट होने पर कठिनाई उत्पन्न होता है अथवा नहीं होता है। उदावृत के उपाय देखते हैं। उदावृत में क्या करना है? अगर गर्भणी में उदावृत हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए? स्नेहों से शीघ्र शांत करना चाहिए। स्नेह का प्रयोग करना चाहिए या फिर वस्तियों का प्रयोग करना चाहिए। स्नेह या फिर वस्ती का प्रयोग करना चाहिए जब उदावृत हो जाता है। अपन वो अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन पढ़ते हैं ना? अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, ये हमने कोड बनाया, उसमें एम को गायब कर दिया क्योंकि यू फॉर क्या होता है? उपविष्टक, एन फॉर नागोदर, एल फॉर लीन गर्भ, ठीक है? अब इसका डिकोडिंग कर लो। अब यहाँ पे सचिन लिख लो, क्या? सचिन। तो उपविष्टक में सस्फुरा आया है श्लोक में, नागोदर में चिरात आया है, लीन गर्भ में निस्फुरे आया है, ना से निस्फुरे। अब समझ आ गया? सस्फुरा, चिरात, निस्फुरे, एक एक वर्ड से आपको पहचाना जाएगा किसका श्लोक है। उदावृत हो गया। मृत गर्भा का लक्षण देखते हैं। मृत गर्भ का, मृत गर्भ में लक्षण क्या मिलेगा? अगर गर्भ के अंदर ही गर्भ मृत हो गया है गर्भाशय के अंदर, तो मृत्य अनंतरम शीतम स्तब्धम धमातम भ्रशम यथा, क्या होता है कि जो गर्भ होता है वो स्तंभित हो जाता है, गर्भाशय पूरा कड़क लगने लगता है और वहां पे स्पंदन भी नहीं होता। तो गर्भ आविनाम स्पंदनम करके सुश्रुत संहिता में आविनाम प्रणाशा करके आया। तो थोड़ा सा चेंज है, बाकी मतलब वही है। आविनाम प्रणाशा मतलब आदि प्रसव वेदना खत्म हो जाती है, यहाँ पे वही गर्भ स्पंदन नहीं होता है। और जो सांस लेती है वो कैसी रहती है? कठिनाई से सांस लेती है गर्भणी, ठीक है? और शीत हो जाएगा, स्तब्धित हो जाएगा। धमात मतलब भई भी वस्तिक मशक के समान फूल जाता है। चिकित्सा क्या करोगे? कुछ नंबू सिक्का या पिष्टवा योनि में प्रलेप करना है। किंड का लवण तथांता पूरियत मुंह, है ना? किंड लवण आदि का प्रयोग भी करना है, योनि में धारण करना है। और चरक संहिता के जैसे ही है।
अंतर्मत गर्भ में अथर्ववेद उस मंत्र का प्रयोग करेंगे, चरक जैसा अपन ने पढ़ा था। फिर आता है 30 नंबर का श्लोक है, मूल गर्भ में शस्त्रोपचार, इसका प्रयोग करते हैं। मंडला अंगुली शस्त्र का प्रयोग करते हैं, वृद्धि पत्र का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्वेश्चन पूछा जाता है। आप तो मास याद कर लो और आचार्य का भी याद कर लो। मंडलाग, अंगुली शस्त्र, शंकु यंत्र, तीन का प्रयोग करते, कोई रेफरेंस नहीं पूछा जाना है। सुश्रुत ने बोला है मंडलाग, अंगुली शस्त्र, एज फॉर शंकु यंत्र, तीनों का प्रयोग करते। भले यहाँ पर इन्होंने शंकु नहीं बोला, कहीं और जाके आएगा। तीनों का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग नहीं करते हैं, वृद्धि पत्र का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो अग्रभाग में तीक्ष्ण होता है, इस कारण से इसका प्रयोग नहीं करते। तो बागभट ने मंडलाग, अंगुली शस्त्र यहाँ बोल दिया है और गर्भ शंकु यहाँ पर बोल दिया, तो दोनों आचार्य ने बोला मंडलाग, अंगुली शस्त्र, शंकु यंत्र, तीनों का प्रयोग किया जाता है। असाध्य मूल गर्भ देखते हैं, तो योनि संवरण भ्रशम मक्कल श्वास पीड़ितम पूरे त्वारम हिमांगी च मूल गर्भा परित्यजित, जिसकी योनि बंद हो, योनि भ्रशो मक्कल शूल हो, जो श्वास से पीड़ित हो, दुर्गंधित हो, ना उद्गार शीतल अंगों वाली मूल गर्भ स्त्री को असाध्य समझना चाहिए। देखो जैसे आप शारीर स्थान के लिए लगे हुए हैं, देखिए तो शारीर भी पढ़ा दे, तो हम इसलिए उसको पढ़ाते थे। अगर आप लोग को पढ़ना है तो भी पढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं कि हमको पढ़ाना नहीं है, क्योंकि सर जो शारीर रचना शारीर पढ़ाते हैं उसमें पूरा सुश्रुत शारीर ए टू जेड कंप्लीट हो जाता है। पहले जो नोट्स थे वो शॉर्ट थे, उसमें सुश्रुत शारीर में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी थे जो नोट्स में कवर नहीं हो पाते थे। तो जो नोट्स बनाए हुए हैं उसमें शारीर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं रचना शारीर में पूरा ए टू जेड फिट हो गया है, कोई पॉइंट आपका छूटता नहीं है ना। लेकिन फिर भी आप पढ़ना चाहते तो अपन पढ़ेंगे। ऐसा नहीं अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान पढ़ लिया है, लेकिन पूरा कंप्लीट किया तो अपने को करना ही है, क्योंकि रेफरेंस आपको याद नहीं रहता, इसलिए आप इसको पढ़ना जरूरी होता है। शारीर इतना पढ़ना जरूरी नहीं है। जैसे कल्प स्थान है, अगत तंत्र है, कल्प स्थान अलग से इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि पूरा का पूरा अगत कल्प ही तो है, तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं पढ़ाते हैं दो टीचर आपको, क्योंकि सर ने आपको कुछ अलग ट्रिक बताया, मैडम ने अलग ट्रिक बताया, तो वो ओवरलैपिंग हो जाता है, तो बच्चे दोनों चीजें साथ में याद नहीं रख पाते, इसलिए नहीं पढ़ा। ठीक है, अपरा नहीं निकलने पर क्या करना है, तो योनि में पिचू का धारण करना है, तेल का अध्ययन करके स्नेह का पिचू हमको धारण करना चाहिए। मूल गर्भ में और कर्तव्य बताए हुए हैं, तो कितना करना है, 4 मास करना है, इतना बस याद करो। रासना आदि वातहर द्रव्य से सिद्ध दूध 10 दिन तक भोजन में उत्तम है, तो वातहर सिद्ध 10 दिन तक हमको देना है। अगले 10 दिन तक मांस रस का भोजन करें, 20 दिन के उपरांत लघु पत्य भोजन करें। इतना हमको याद नहीं रखना, हमको तो लास्ट में याद रखना है। 4 मास तक इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, मूल गर्भ में कर्तव्य कितना करते हैं, 4 महीने याद रखो। अब आता है बलातिल। बलातिल के बारे में बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह दोनों का है कि बलातिल का प्रयोग माता में करते हैं, बच्चे में करते हैं, कि एक में करते हैं, कि दोनों में करते हैं, दोनों में करते हैं। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया। बलातिल शिशु और प्रसूता मतलब माता दोनों में किया जाता है। अष्टांग संग्रह नहीं बोला, अष्टांग हृदय नहीं बोला, ये कहीं किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कर रहे हैं इसको, सूतिका कहां देते हैं, सूतिका, बाल रोग सभी में दे रहे हैं, तो दोनों चीजें याद कर लो, आया हुआ क्वेश्चन है। और 8वें 9वें मास में, हाँ। और अब देखो प्रथम 7, हाँ वो वीडियो शेयर करना मैं भूल गया, आप YouTube पे सर्च करके भी देख सकते हो ना, जो मैंने आपको बोला था गर्भणी मासानुमासिक वृद्धि वाला, आज शेयर कर दूंगी। उसमें अष्टांग हृदय भी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सुश्रुत से ही याद हो जाएगा। 3 वीडियो देखना है आपको, एक गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि और गर्भणी परिचर्या, मासानुमासिक वृद्धि, गर्भणी परिचर्या और गर्भ स्राव अवरोधी द्रव्य, ये तीनों वीडियो YouTube पर बना, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो ये बना के डाला हुआ है, उसको आज मैं ध्यान से शेयर कर दूंगी अभी जस्ट क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, तो ये चीजें आप वहां से पढ़ेंगे, पूरा ए टू जेड याद हो जाएगा। सर ने ही हमको याद कराया था कि सारी ट्रिक सर की है ना, क्योंकि गर्भ स्राव ऐसे याद नहीं होता है ना, वो सब ट्रिक से आपको याद करना पड़ेगा। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर शुरू करते हैं, तृतीय अध्याय। एक मिनट थोड़ा सा देख लें, हाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आपकी सर की भी गा रहे हैं। अंग विभाग शारीर, अंग विभाग षडंग में विभाजित किया हुआ है। कितने 6 अवयव होते हैं, कौन कौन से, एक सिर हो गया, एक हमारा मध्य शरीर हो गया है ना, दो बाहु हो गए, 2 टांगे, 2 और 2 4 5 6, इस प्रकार से षडंग में विभाजित किया है। पंच महाभूत के गुण क्या होते हैं, पढ़ाया भी, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पढ़ने की जरूरत नहीं है। पंच महाभूतों से देह की उत्पत्ति कैसे होती है, तो आप जानते हैं, जो हमारा जो आकाश है उससे श्रुत की उत्पत्ति होती है ना, आकाश मतलब शब्द ग्रहण करता है, इससे हमारी श्रुतेंद्रिय बनती है, सूत्र शब्द विविधता आदि ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। शरीर में मात्रा जो पितृज भाव देखते हैं, तो शरीर में माता से उत्पन्न होने वाला भाग शरीर का कोमल भाग, जैसे माता से कौन से उत्पन्न होते हैं, शरीर के जो कोमल भाग बनते हैं, कौन कौन से, पूरा चरक के जैसा है, लिख लो चरक के जैसा है। पिता से जो बनते हैं, कौन से भाग बनते हैं, स्थिर, इतना इतना अंडरलाइन करते चलो। मृदु भाग बनते हैं माता से, स्थिर भाग बनते हैं पिता से, बाकी की चीजें चरक सुश्रुत से पढ़ लीजिएगा। साथ में जो रसज भाव, तो ये सब साथ में भाव वही है, चरक के जैसा याद कराए थे कि आपको अगर कोई भी चीज साथ में है तो आपको रोग नहीं होगा, आप कैसे रहोगे, आरोग्य रहोगे, आलस्य रहित रहोगे, है ना। रसज से, रस अगर आप पीते हो, जूस पीते हो, तो आपके शरीर की वृद्धि को कराने वाला होता है। जो चीज डिफरेंट है बस उसी को पढ़ो यहाँ से, है ना, बाकी की चीजें मत पढ़ो। रक्त से त्वचा की उत्पत्ति, अब देखिए त्वचा की उत्पत्ति किस आचार्य ने कैसे बोली है, चरक सुश्रुत बालभट, रस रक्त मांस, ऐसे याद किया था हमने, तो आप भी ऐसे याद कर लो। त्वचा की उत्पत्ति कैसे होती है, पहले आपको क्रम लिखना है, चरक सुश्रुत बालभट, फिर आप बीच से शुरू कर दीजिएगा। रस से उत्पत्ति बताई है बालभट ने, रक्त से, चरक ने, मांस से, क्योंकि ये वाला क्रम हमेशा एक जैसा रहता, बदलता नहीं है, बीच का इधर का बदल सकता है। चरक सुश्रुत बालभट, रस के बाद रक्त, रक्त के बाद आता है मांस, याद हो गया है ना। तो सुश्रुत ने रस से, बालभट ने रक्त से, चरक ने मांस से उत्पत्ति बताई है त्वचा की। तो क्या है, क्षीरा संतानिका करके पूछा जाता है। तो महाभूत शरीर में रक्त की धातुष्मा से परिपाक कर 7 त्वचा उत्पन्न करता है। कितनी त्वचा इनकी, 7 होती है। जिस प्रकार दूध को अग्नि पर गर्म करने से ऊपर मलाई आ जाती है। अब आता है 7 कलाओं का वर्णन। तो कलाएं कितनी होती हैं, 7 होती हैं। तो जो आपका रचना शारीर है उसमें सुश्रुत शारीर प्लस अष्टांग हृदय का शारीर कंप्लीट हो जाता है। चरक शारीर कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं वो कंप्लीट नहीं होता, तो उसको तो अपन अलग से अच्छे से पढ़ते ही हैं, तो ये भी कंप्लीट हो जाता है। फिर भी पढ़ते हैं, धातु आश्यांतर क्लेदो विपक्वा स्वासमुष्णा श्लेष्माना अपराक्षन्ना कालाख्या काष्ठ सारव का सप्ता, इतनी होती कलाएं 7। सारी धातुओं के आधारभूत आशयों के बीच में जो क्लेद है, जो धातु है और जो आशय है उनके बीच में जो क्लेद रहता है वह अपनी अपनी ऊष्मा से परिपक्व होकर श्लेष्मा स्नायु जरायु से आच्छादित होकर, क्या क्या हो रहा है, श्लेष्मा सजग करके याद करना, सजग करके याद कराया होगा सर ने। सा फॉर स्नायु, जा फॉर जरायु, का फॉर कफ, 3 चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है जब कला बनती है।
है ना। जब त्वचा बनती है तो यहाँ पे रक्त का इन्वॉल्वमेंट होता है, जब कला बनती है तो सजग याद करोगे, स्नायु, जरायु और कफ, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है लकड़ी की सार की भांति, उसको हम कला कहते हैं। 7 कलाएं होती हैं, यहाँ पर हम अपने क्लास को कंप्लीट करते हैं। 7 कलाएं कौन कौन सी एक बार देख लेते हैं। तो प्रथम कौन सी होती है, प्रथम रक्त का आशय है, अन्य आधार, क्रम से कफाशय, अमाशय, पित्ताशय, पक्वादा, मूत्राशय, पित्ताशय, पक्वाशय के बाद इसमें 8वां गर्भाशय होता है। 7 आशय का वर्णन किया इन्होंने यहाँ पे, कलाएं तो यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। कौन कौन सी होती है, मानसधरा, रक्तधरा, मेरुधरा, श्लेष्मधरा, पुरीधरा, पित्तधरा और 7वीं कौन सी होती है, शुक्रधरा। ये 7 कलाएं यहाँ से अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सॉरी, शारीर स्थान का हमारा 3rd नंबर का चैप्टर चल रहा है, कल शुरू किया था। 7 आधारों का वर्णन यहाँ से पढ़ना है। क्या समझ में नहीं आ रहा? अष्टांग हृदय शारीर स्थान की क्लास हुई है, तब से आपको समझ नहीं आ रहा है। इसके पहले आप गायनी सर ने आपको पढ़ाया होगा, पहले वो पढ़िए, है ना, क्योंकि गायनी में सारी चीजें कवर हुई है, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि आपने गायनी में पढ़ लिया है ना, वो गायनी का हो चुका है। सर ने आपको वो चीज कोर्स से याद कराई हुई है, तो दोबारा उसी को फिर से याद करना सही नहीं है, है ना। हाँ, तो पहले गायनी आप पढ़ें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए अपन अष्टांग हृदय सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि इसको सूत्र स्थान पर हमारा मेन फोकस रहता है। उसके बाद जो हम स्थान पढ़ते हैं वो आपने सब्जेक्ट में पढ़ा है या फिर आपने कहीं और भी उसको पढ़ लिया है, कहीं और, मतलब जैसे अपन संहिता में पढ़ते हैं ना, ये चरक जैसा है, ये सुश्रुत के जैसा है, इसलिए अपन अष्टांग हृदय को सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। क्योंकि अगर हम उसी तरीके से पढ़ेंगे चरक को, जैसे अपन डिटेल में पढ़ते हैं, सुश्रुत को पढ़ते हैं, उसी डिटेल में बागवट को पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। याद कैसे रहेगा, ये हमने इधर पढ़ लिया है, ये चरक के जैसा है, जिसको फोकस ना करो, ये अष्टांग हृदय का मुख्य चीज है, मेन श्लोक है, उसको आपको अकेला याद करना है ना। चलिए, आशय कितने होते हैं, सभी आचार्यों के अकॉर्डिंग जो आशय होते हैं वो कितने होते हैं, 7 आशय होते हैं। कौन कौन से 7 आशय होते हैं, रक्ताशय है ना, कफाशय है, अमाशय, पित्ताशय, पक्वाशय, मूत्राशय, पित्ताशय, पक्वाशय के मध्य में स्त्रियों का जो आशय होता है 8वां, उसको गर्भाशय कहते हैं। सेम टू सेम जो सुश्रुत जी ने बोला है, आशय 7 वैसे क्या वैसा होता है पुरुषों में, स्त्रियों में एक एक्स्ट्रा होता है 8वां आशय। तो यहाँ पर लिख लेना, जो आपने सुश्रुत संहिता में सर ने याद कराया होगा, रचनाशाली में यूपी हृदय करके याद कराया होगा, रचनाशाली से आपका ये क्वेश्चन कवर हुआ है, ठीक है। अब आशयों के कुष्ठांग, कुष्ठांग कितने होते हैं, ओनली अष्टांग हृदय का मैं पढ़ाऊंगी। अष्टांग हृदय ने कुष्ठांग बोले हैं, कैसे याद करोगे, जो 11 कुष्ठांग हैं वो आप सुश्रुत संहिता में जो बोले हैं 8, अष्टांग हृदय ने जो, सॉरी, संग्रह ने जो बोले हैं 8, वो आपको 8 याद रहते हैं। हाँ, मैं जल्दी शुरू करने वाली हूँ, अभी आपको पता है थोड़ा सा शादी में चले गए थे 5-4 दिन, अभी तक उसकी थकान ठीक नहीं है, जल्दी शुरू करूंगी 1-2 दिन बाद। 8 है, 8 में आपको 3 ऐड करना है, डॉक्टर, एन के, डी फॉर हो जाएगा डिम्ब, एन फॉर नाभि, के फॉर क्लूम, लिख लो डिम्ब, एन फॉर नाभि और क्लूम, डिम्ब, नाभि, क्लूम, ये 3 चीजें आपको एक्स्ट्रा याद करना है, ठीक है। अब आता है जीवन के 10, हाँ 10 प्राणायतन, जो आपने चरक संहिता में पढ़ा है ना, प्राणायतन कितने होते हैं, 10 होते हैं। कौन कौन से 10 होते हैं, तो शिरोबंध, रसना, कंठ, रक्त, हृदय, नाभि, वस्ती, ओज, गुदा, ये 10 जीवन के आशय होते हैं। इनमें से अपन एक ट्रिक याद किए थे, जो चरक जी ने शारीर स्थान में 8 बताया हुआ है। क्या क्या बताया है चरक जी ने, जब मैंने आपको चरक सूत्र स्थान 29 पढ़ाया था, वहां पे 10 प्राणायतन बताए, वहां पे चरक शारीर के भी बताए थे मैंने, और वहां पे बागवटी बताए, ठीक है। उसी को बना कर 10 शंख, मर्मत्रय, शंख हो गए, मर्मत्रय हो गए, एक सबसे ऊपर वाला कंठ है, एक नीचे वाला होता है गुदा। फिर हमको 2 धातु याद करनी थी, रक्त, शुक्र, और लास्ट में जो बनता है ऊष्ण। कितना हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बार याद करा दूं, 2 शंख हो गया, 3 मर्मत्रय हो गया, 5 हो गया, 5 याद हो गया, एक सबसे ऊपर वाला कंठ, एक सबसे नीचे वाला गुदा, कंठ, गुदा, और 2 धातु याद करोगे, रक्त और शुक्र। रक्त दूसरे नंबर की धातु, सबसे लास्ट धातु होती है शुक्र, और सबसे लास्ट में जो बनता है वो बनता है ऊज। रक्त, शुक्र और ऊज, वॉइस में प्रॉब्लम अब ठीक है। जो स्थान में बताया था शारीर स्थान में उन्होंने इसका डिकोडिंग कर दिया, डिकोडिंग मतलब मूर्धाक्रम में हृदय क्या आता है, फिर आता है, मना कर दिया कि हम नहीं मानेंगे। क्या कर दिया, मना कर दिया, मना, तो मतलब शंख की जगह उन्होंने मांस और नाभि बोल दिया है। ये जो लिखा है यहाँ पे शारीर स्थान का है, यहाँ पे जो लिखा है ये सूत्र स्थान का है, उन्हें शारीर स्थान में मना कर दिया, मतलब मैं शंख को नहीं मानूंगा, मना कर दिया। तो मां से मांस और ना से हो जाएगा नाभि, ये शारीर स्थान में मांस और नाभि उन्होंने शंख द्वय के स्थान पर बोला है, ठीक है। अब आते हैं बागभट के ऊपर। तो चरक जी ने शारीर स्थान में जिस प्रकार से 10 प्राणायतन बताए हैं, वही के वही बागभट ने बताए हैं, बस उन्होंने एक चीज को हटा दिया, मांस को खा लिया। मांस को कैसे खाया उन्होंने, जिभा से खाया, तो जिभा बंधन बता दिया। क्या बता दिया है, जिभा बंधन बता दिया है मांस की जगह। अब मेरी बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई, याद हो गया। अब हम यहाँ पे पढ़ लें, तो 10 प्राणायतन में त्रिमर्म तो वैसे रहेगा, क्या क्या रहेगा, सिर, हृदय, वस्ती सेम रहेगा। मना कर दिया मतलब मां से उन्होंने मांस को हटा के जीवा बंधन बोल दिया, ना से नाभि वैसे का वैसा रहेगा, एक सबसे ऊपर वाला कंठ रहेगा, सबसे नीचे वाला गुदा रहेगा, और 2 धातु हमारी रक्त, शुक्र, लास्ट में बनेगा ऊज। क्लियर है, समझ में आ गया। जो बच्चे सूत्र स्थान पढ़े हैं, शारीर स्थान पढ़े हैं, उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब शरीरस्थ जलादि की संख्या देखते हैं कितनी होती है। शरीर में जो जाल है कितने होते हैं, 16 होते हैं। कंदराएं भी 16 होती है, सुश्रुत की जैसी है। काला जादू सर ने याद कराया होगा, काला जादू, का से कंदरा है ना, और जा से क्या हो जाएगा, जाल हो जाएगा ना। काला जादू कब तक करते हैं, 16 साल तक करते हैं, ऐसे याद कराया होगा। तो कंडरा और जो जाल है 16 होते हैं, कूट 6 है, सेम है, सेवनी 7 है, सेम है ना, जो कि मेहन जीवा सिर में है। इनके शस्त्र से बचाते 4 मांस रज्जु है, रस्सियां होती हैं, चारों तरफ से बांधते, किसी व्यक्ति को अगर हमको रस्सी में बांधना है चारों तरफ से बांधोगे। अस्थियों के संघात 14 है, सीमांत 18, बस यहाँ पर डिफरेंस है ना। सुश्रुत जी ने जो संघात है, सीमांत है, वो कितने बोले हैं, 14 बोले हैं, लेकिन बागभट ने संघात तो 14 बोले हैं, सीमांत को चेंज कर दिया। सीमांत कितने, अस्थियों के संघात 14 है, सीमांत 18, बस यहाँ पर डिफरेंस है ना। सुश्रुत जी ने जो संघात है, सीमांत है, वो कितने बोले हैं, 14 बोले हैं, लेकिन बागभट ने संघात तो 14 बोले हैं, सीमांत को चेंज कर दिया। सीमांत कितना बोल दिया उन्होंने, 18 बोल दिया। एक पॉइंट याद करना है जो एक्स्ट्रा है, बाकी की सारी चीजें सुश्रुत से याद कर लीजिएगा, है ना। और 360 इनकी जो अस्थियां है कितनी है, 360 है। 360 किसका है, चरक का, काश्यप की, बागभट की, और सुश्रुत की जो अस्थियां है वो कितनी है, 300 है, ठीक है। रचनाचारी में आपने पढ़ा है।
और संधियां कितनी है इनकी? संधियां जो है 210 संधियां हैं। किसके जैसी है 210? सुश्रुत के जैसी संधियां हैं और अस्थियां किसके जैसी हैं? चरक के जैसी। याद करना है 210 जो संधियां हैं सुश्रुत की है, बागवत की सेम है। चरक की जो संधियां हैं वो कितनी है? 210। ये नंबर वाला जो चैप्टर है सर आपको रत्नाशाली में पढ़ा दिए है, संख्या याद होनी चाहिए। अब जो पेशियां हैं कितनी है? पुरुषों की अपेक्षा जो पेशियां हैं, पेशियां कितनी होती है? 500। पुरुषों में जो पेशियां हैं स्त्रियों में कितनी होती है? उसकी 20 अधिक होती है। सेम जो है पूरा का पूरा सुश्रुत के जैसा है, वही से आपको पढ़ना है ना। स्त्रियों में योनि स्तन के अंदर ही 20 पेशियां अधिक होती है, एक्स्ट्रा 20 पेशियां बताई गई है। अब आते हैं सिराओं की संख्या। मूल सिराएं कितनी है? 10 है। सिराओं के संस्थान कितने हैं? ये मैं यहाँ से आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, ये रचनाशाली में आपने पढ़ा है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग वही चीज याद करेंगे। एक दो चीजें हैं जो हम अलग से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये पूरा पृष्ठवंश में 24 है, इनमें 2 सिराएं ऊपर जाती है, नीचे जाती है, वो नहीं याद करना है, नासा वाला यहाँ से याद करेंगे। नासा में जो है सिराएं कितनी होती है? 24 होती है। याद कैसे करोगे? हमारी जो नाक है 24 घंटे काम करती है, नासा में 24 सिराएं होती है। इसमें जो 2 है गंध का ज्ञान करने वाली, एक तालु में जाने वाली होती है। इन तीनों का वेद नहीं करना चाहिए। तो 24 सिराओं में 2 गंध का ज्ञान करने वाली है और एक तालु में जाने वाली, मतलब किन किन का वेद नहीं करना है नासा में? 3 सिराओं का वेद नहीं करना है, ठीक है। कितनी सिराएं होती है? 24। आंखों में जो सिराएं हैं 56 है, ये बहुत अच्छे से याद करना। सुश्रुत के शालक वाले पोर्शन में आपने सुश्रुत का पढ़ लिया, लेकिन वहां पे बागभट का नहीं पढ़ा। बागभट का स्पेसिफिक पॉइंट है। सुश्रुत जी की अलग इनकी 56 है, 56 सिराएं होती हैं। इनमें 2 सिराएं निवेश करती है, कहां कहां रहती है वो याद करना ही नहीं है, ओनली एक पॉइंट याद रखना, 56 होती है। फिर नासा और नेत्र में जाने वाली जो सिराएं कहीं हैं उनमें से 60 सिराएं ललाट में जाती है। ललाट में सिराएं कितनी है? 60 सिराएं ललाट में होती है। 56 ओनली कहां होती है? आंखों में। और पूरे ललाट में कितनी होती है? 4 ज्यादा, 60 कोरिलेट करके याद करो, ठीक है। कानों में सिराएं कितनी होती है? इनमें जो कानों में सिराएं हैं, टोटल सिराएं कानों में 16 होती है। इनमें 2 शब्द का ज्ञान करती है, अविद्य है। शंख में कान में आश्रित सिराएं हैं, इनमें 2 शंख संधि में जाने वाली, अब नहीं याद करना। सिर में कितनी सिराएं होती है? 12। इनमें दोनों क्षेत्र में एक 5 सीमांतों में एक अधिपति में, ये भी नहीं याद करना है। इस प्रकार अविद्य सिरा ज्ञान के लिए प्रत्येक अंग की सिराओं का व्याख्यान कर दिया है। अब एक बार रिवीजन कर लो। नासा 24 घंटे काम करती है, 24 सिराएं। आंखों में 56 है, 4 ज्यादा ललाट में हो जाएंगे, मतलब 7 ललाट में हो जाएंगे। सिर में कितनी है? 12 है। कानों में कितनी है? कानों से हम सुनते हैं, तो सुनते हैं से 16 याद करना, मैच कर रहा है, सुनते से 16 याद करना, ठीक है। हाँ, तो रिवीजन कर लेना, आपने पहले के 2 लेक्चर नहीं लिए हैं, रिवाइज करना है। सिराएं कितनी होती है टोटल? 700 सिराओं में से चतुर्थांश अर्थात 175 सिराएं वात पित्त कफ, सेम टू सेम लिख लेना, जो आपने सुश्रुत संहिता मतलब रचनाशाली में पढ़ा है वही है। अच्छा, ये अत्रि देव की बुक है, अष्टांग हृदय की अत्रि देव वाली बुक है। अब आते हैं धमनी। धमनी कितनी होती है? 24 धमनियां होती है। सेम टू सेम सुश्रुत को फॉलो कर रहे हैं, इन्होंने संधि भी सुश्रुत के जैसी बोली है, धमनी भी सुश्रुत के जैसी बोली है। चरक की धमनी कितनी होती है? चरक की धमनी 200 है और चरक की संधि भी 200 है। चरक की 2 चीजें 200 है, धमनी और संधि। अब ब्रह्मानंद मैंने देखी नहीं कैसी है, लेकिन मैं अत्रि देव से ही पढ़ाती हूँ, तो आप वही बुक ले लीजिएगा, ठीक है। दृश्य अदृश्य स्रोत देखते हैं तो पुरुषों में कितने स्रोतस होते हैं? 9 स्रोतस होते हैं। सारे संहिता में एक जैसा लिखा है। तो ये 2 नासिका, 2 कान, 2 नेत्र, 1 मुख, 1 गुदा, 1 मेहन। स्त्रियों में 3 स्रोतस अधिक होते हैं, कौन कौन से? इस प्रकार से 9, 10, 11, 12 टोटल स्रोतस कितने हो जाते हैं? अत्रि देव से पढ़ा, हम आपको अत्रि देव से ही पढ़ाते हैं ना। बाकी बुक मुझे ब्रह्मानंद त्रिपाठी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। चरक की जो ब्रह्मानंद त्रिपाठी वाली है उसमें श्लोक में बहुत मिस्टेक्स हैं और उसमें मतलब विमर्श अच्छे से नहीं लिखा रहता है ना। तो 9 कितने हो गए स्रोतस? 9 हो गए। स्त्रियों में 3 अधिक होते हैं, 2 स्तन और 1 योनि, पूरा सेम है, अलग से कुछ भी नहीं है। शरीर के जो अदृश्य स्रोत है, अंदर वाले स्रोतस हैं, वो कितने होते हैं? 13 होते हैं, के जैसे हैं, चरक के जैसे। देखो अष्टांग हृदय सभी को याद अच्छे से इसलिए नहीं हो पाती, कुछ चीजें उन्होंने चरक के जैसे बोल दी, कुछ सुश्रुत के जैसे बोल दी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना, फिर हमको लगता है कौन सा चरक के जैसा और कौन सा सुश्रुत के जैसा है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो यहाँ पे उन्होंने जो 13 बताए हैं वो चरक के जैसे बताए हैं और सुश्रुत के जो स्रोतस होते हैं वो कितने होते हैं? अदृश्य स्रोतस 11 योगवाही या फिर टोटल स्रोतस जो होते हैं 22 होते हैं, है ना। 11 जोड़ी या फिर 22 स्रोतस होते हैं, एक एक होते हैं, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा हमको कि कौन सा चरक के जैसा है, कौन सा सुश्रुत के जैसा। जैसे यहाँ पे संधि और धमनी इनकी 2-2 है। सुश्रुत के जैसे उन्होंने धमनी बोल दी, सुश्रुत के जैसे उन्होंने संधि बोल दी। कुछ सुश्रुत के जैसे फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे चरक के जैसे कर दिया ना, इसलिए थोड़ा अष्टांग हृदय में याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। स्रोतस की आकृति कैसी होती है? चरक के जैसे ही बोला है कि स्वधातु सवर्णानी, जिस प्रकार की धातु जिस प्रकार के स्रोतस में प्रवाहित होती है सवर्ण वैसे ही होता है ना। वृत्त है, स्थूल है, कुछ स्रोतस अणु भी होते हैं। स्रोतांश दीर्घाण्या प्रति प्रकार सदृशानी, और कैसा होता है? जो कुछ स्रोतस सूक्ष्म होते हैं, कुछ दीर्घ होते हैं, कुछ अणु आकृति के होते हैं ना। प्रकार शाखा प्रशाखा के जैसे होते हैं। तो स्रोतस का स्वरूप बताया है। दूषित होने के कारण कैसे होते हैं? सेम टू सेम चरक के जैसे दोनों श्लोक हैं। चरक विमान स्थान के 5वें चैप्टर में आपने पढ़ा है श्रोतो विमान में कि आहारस्य विहारस्य या स्याद दोष बड़े समा धातु विवरश्चापि यस्य स्रोतसाम सा प्रदोष का। बस इतना सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी चरक के जैसा है। क्या बोला है कि अगर हम आहार विहार जो है दोषों के समान गुण वाले करेंगे तो स्रोतस क्या होगा? प्रकोपित हो जाएगा, क्योंकि दोषों के समान आहार विहार करने से दोष प्रकोपित होता है और विपरीत करने से वो शांत हो जाता है, ठीक है। ऐसे आहार विहार आदि विपरीत होता है तो स्रोतस को दूषित करता है। लक्षण कितने होते हैं? 4 प्रकार के चरक ने बताया था। क्या क्या? अतिवृत्ति, विमार्गमन, संग और ग्रंथि, है ना। तो अतिवृत्ति, दूसरा संग हो गया, तीसरा सिरानाम ग्रंथि हो गया, चौथा क्या हो गया? विमार्गमन। ये 4 प्रकार के लक्षण होते हैं श्रोतो दृष्टि के। यहाँ पे आपका ऐसा क्वेश्चन बनता है निम्न में से कौन सा श्रोतो दृष्टि का लक्षण नहीं है, है ना। तो 4 लक्षण आपको याद होना चाहिए। अब श्रोतस के द्वार कैसे होते हैं? विषानामि सूक्ष्माणि दूरम प्रविशतानि च द्वाराणि स्रोतसाम देहे रसो एरुपचीयते। शरीर में स्रोतस के मुख कमल नाल के सूक्ष्म मार्ग, सूक्ष्म छिद्र की भांति दूर तक फैले रहते हैं, जिनके द्वारा रस शरीर में बढ़ता है ना। तो किसके द्वारा किसके जैसे होते हैं? कमल नाल के जैसे होते हैं। अन्न की पाचकता में कुछ मत बताया हुआ है। अन्न से पक्का पित्तम तु पाचकाख्यम पुरेरितम दोष धातु मलादि नाम उष्मे तन्यात त्रे शासनम। अन्न को पकाने वाले पाचक पित्त पहले कहा है ना। दोष वातादि धातु सतमल आदि ऊष्मा अन्न का पाचक है। ये आत्रे के संदर्भ में कुछ पॉइंट बोला है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है ग्रहणी, चरक के जैसा है। वहां पे आपने पढ़ा था कि जो अग्नि का अधिष्ठान है तत् अधिष्ठानम अन्न से ग्रहणात ग्रहणी मता, जो अन्न को ग्रहण करने का काम करता है, इस कारण इसका नाम ग्रहणी पड़ा।
धात्वंद कला पित्तधरा, षष्ठी पित्तधरा कला ही ग्रहणी कहलाती है। जो पित्तधरा कला होती है कौन से नंबर की होती है? 6वें नंबर की होती है और वही पित्तधरा क्या कहलाती है? ग्रहणी कहलाती है। ठीक है, आयु आरोग्य वीर्य भूत धातु अग्नि पुष्टे पक्वाशय द्वारी गुप्त मार्गार गले बचा। क्या बोले हैं? पक्वाशय का द्वार होती है, मतलब भोजन को पक्वाशय तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ग्रहणी करती है। में परस्पर संबंध देखते हैं तो ग्रहण्या बलम अग्नि ही सा चापी ग्रहणी बला दूषिते अग्नावतो दुष्टा ग्रहणी रोग कारिणी। क्या बोला है कि ग्रहणी का बल अग्नि ही है और यह अग्नि भी ग्रहणी से ही बल पाती है। अग्नि के दूषित होने पर दूषित हुई ग्रहणी रोगों को करने वाली होती है तथा ग्रहणी दूषित होने पर अग्नि भी दूषित होकर रोगों का कारण बनती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो छोड़ सकते हो। एक पॉइंट बस याद कर लो कि जो ग्रहणी है, ग्रहणी का बल कौन है? अग्नि है, क्योंकि ग्रहणी क्या करती है? ग्रहण करने का काम करती है, भोजन भोजन को पचाने का काम करती है। और जो पित्तधरा कला है वही ग्रहणी होती है, मतलब पित्त का स्थान क्या है? ग्रहणी मतलब अग्निधरा कला। ठीक है, अग्नि के साथ भुगतान की अवस्था। अब आते हैं रसादी का उत्पत्ति क्रम, अगले पेज पर दिया हुआ है। तो मैंने आपको पहले भी बोला है, आपका चरक सुश्रुत एकदम कंठस्थ होना चाहिए। बाघभट्ट में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट ही आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं कि जिस फ्रीक्वेंसी से आप चरक को याद कर रहे हो, जिससे सुश्रुत को याद कर रहे हो, उसी फ्रीक्वेंसी से बाघभट्ट को याद नहीं करना है। बाघभट्ट में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट ही याद करना जो थोड़े से डिफरेंट है। जैसे अपने पढ़ा संधि की संख्या कितनी है, धमनी की संख्या कितनी है, तो ऐसे पॉइंट आपको अच्छे से याद करना है। एग्जामिनर बाघभट्ट से वही हाईलाइटेड क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं जो चरक सुश्रुत से डिफरेंट होते हैं। चरक सुश्रुत जैसे बहुत कम देता है, बात समझ रहे हो? और हाँ, टाइम टेबल जो अपन ने बनाया था उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई चल रही कि नहीं चल रही, पहले तो ये बताएं। टाइम टेबल बनाए थे उसी के हिसाब से पढ़ रहे हैं सभी लोग? हम आवरण वाले क्वेश्चन लगाए थे, आपने बताई थी सारे क्वेश्चन बनने वेरी गुड है ना। ऐसे ही बनेगा, सारी चीजें बनेगा। बस थोड़ा विश्वास रखिए खुद के ऊपर कि आप सारी चीजें कर सकते हैं, है ना। सारी चीजें आपसे बनेगी, बस ऐसा विश्वास रखिए कि जो मैडम ने पढ़ाया, सर ने पढ़ाया वो बेस्ट है। अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे तो आप याद नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जो सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है और अपने जो नोट्स हैं कंप्लीट है। ऐसा कुछ भी चीज नहीं है, समिता भी अपन टॉपर पढ़ रहे हैं, चरक भी, सुश्रुत भी, बागवती सब कुछ पढ़ रहे हैं, है ना। तो जो पढ़ा हुआ है आप उसी को अच्छे से रिवीजन करो। आप इधर उधर के चक्कर में मत भागो कि मेरा ये छूट गया है, मैं ये चीज कैसे कर लूं, वो चीज कैसे कर लूं। तो जो चीज हुआ है सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करो, समिता का रिवीजन करो, क्वेश्चन लगाओ, बस इतनी सी बात है। आपका माइंड जितना ज्यादा डाइवर्ट होगा, इसलिए मैंने आपको टाइम टेबल बनाने को बोला था कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ोगे माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। मैं खुद का बता दूं, जैसे विदाउट टाइम टेबल अपन पढ़ाई करते हैं, जैसे अपन ने एक सब्जेक्ट आज उठाया, क्लास का भी छूट गया, पारे के एमसीक्यू भी नहीं लगाए, तो जितना पढ़ा उसमें टेंशन होने लगती है कि भाई मैं इसी में लगा हुआ हूं और मैं ना क्वेश्चन लगा पा रहा हूं ना क्लास का कर पा रहा हूं, तो फ्रस्ट्रेशन होता है। फ्रस्ट्रेशन को हटाने के लिए अपने को टाइम टेबल बनाना पड़ता है कि सारे सब्जेक्ट मेरे होते रहे। तब महाकशा पूरे याद नहीं करना है ना, सिलेक्टेड ही याद करना है, जो अपन ने यूट्यूब पर याद कुछ क्लास में भी याद किए थे, है ना। तो मैं वही बोल रही हूँ आपसे कि टेंशन ना लें। जो टाइम टेबल है उससे आपका क्या चीज होता है कि सारी चीजें साथ में होती जाती है, आपको टेंशन नहीं होती है। अगर अपन एक एक सब्जेक्ट के पीछे लगे रहते तो अपना सारा चीज छूट जाता है। अपने को डर लगता है कि मैंने समिता नहीं पढ़ा आज तो कहीं मेरा उसमें से नंबर कम ना हो जाए, है ना। टेंशन खत्म होते जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है ना। तो हमेशा ये शुरुआत से आपको शुरू करना चाहिए था। नया बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चों को, हाँ, मैं जो नया बैच शुरुआत से आपको इस अकॉर्डिंग पढ़ना है ना। क्योंकि मैं सुबह आ जाता तब आपको सुनाई देता कि मैडम कुछ बोल रही थी टाइम टेबल जैसा, समझ रहे हो। ऐसा टाइम टेबल बच्चे शुरुआत से मेंटेन नहीं करते। क्या बोलते हैं टाइम 15-20 दिन, मतलब 15 महीने तो नहीं होते, 12 महीने होते हैं, 8-9 महीने हम आराम से बनाने ही कर लेंगे। लेकिन जिस दिन क्लास आपने ज्वाइन किया उसी दिन से अगर आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपका कुछ भी चीज मिस नहीं होगा। आपको तो ऐसा लगेगा कि यार कितना सारा समय होता है, मैं तो इतना सारा घंटे तो मेरे ऐसे चले जाते हैं, मैं तो कितने जल्दी कवर कर लेता हूँ, ऐसा लगेगा आपको। मैं नहीं बोल रही हूँ, इसीलिए बोलते हैं कि जल्दी से जागो, जल्दी से अपना सवेरा करो। क्योंकि जो बच्चे लास्ट में ज्वाइन करते हैं क्लास कहीं भी करेंगे, ऐसा है कि इधर ही करें, जहां भी करें, जो लोग डेमो भी ले रहे हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, है ना। जहां भी आपको करना है, अगर आपको नेक्स्ट 24 की तैयारी करना है तो अभी से करो शुरू, क्योंकि आपको 1 से 1.5 साल प्रॉपर तैयारी में देना ही पड़ेगा। आप सोचो कि मैं लास्ट के 4 महीने पढ़ के अब आधी कंडीशन एग्जाम निकाल लूंगा, नहीं निकलेगा। पहले की बात अलग थी, बहुत इजी क्वेश्चन आते थे, कंपटीशन अब इतना बढ़ गया है कि मानिए फर्स्ट ईयर से बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर पढ़ेंगे, वो तो आपसे कई गुना आगे निकल जाएंगे ना। तो आपको तैयारी के लिए प्रॉपर आप उसी में लगे हो तो 1 साल आपका पर्याप्त होता है तैयारी के लिए, है ना। तैयारी में आपको नहीं देना है कि 2 महीने पढ़ के वो आपका खुद का पैसा बर्बाद करना और टाइम बर्बाद करना और मेहनत बर्बाद करना, है ना। 1 से 1.5 साल चाहिए एग्जाम को निकालने के लिए। आज की कंडीशन की बात करें, हमारे टाइम की बात थोड़ी सी अलग थी। पहले हर स्टेट का सेपरेट एग्जाम होता था, है ना। आसान था उस टाइम पे निकालना, लेकिन आपके टाइम पे आसान नहीं है निकालना। रसादी धातुओं के मल क्या होते हैं? अंडरलाइन बस करा रही हूँ, या क्रियाशाली में पढ़े हो, पूरा चरक सुश्रुत के जैसा ही है, अलग से कुछ नहीं है। हाँ, अब रसादी धातु के 2 विध होते हैं, धातु का परिपाक, प्रसाद भाग होता है और पित्त भाग, ये 2 प्रकार का होते हैं। अच्छा होगा ये सोचते चलो, है ना। ऐसा मत सोचो क्योंकि अब लास्ट टाइम चल रहा है, डिप्रेशन में नहीं आना है। जो चीज पढ़ा है आपने बेस्ट पढ़ा है, अभी आपके पास टाइम है, पॉजिटिव थिंकिंग लाइए, टाइम है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैनेज करके पढ़ाई करना है, ठीक है। लास्ट टाइम में सोचने की बात नहीं होती है, हाँ बिल्कुल, है ना। इसलिए थोड़ा सा डोज बीच बीच में देते रहते हैं। चलो, तो कई आचार्य कहते हैं कि रस से शुक्र तक धातु क्रम दिन रात 24 घंटे में पूरा होता है। दूसरे आचार्य 6 दिन में, तीसरे 1 मास में अन्न को शुक्र बनाने जटान जाता है। आप इतना याद कर लो भाई कि जो पहला क्रम बोला है दिन रात में, है ना, अहोरात्र में, वो बागभट्ट का है। बागभट्ट ने, लेकिन बागभट्ट ने किसी और का उल्लेख करने के लिए बोला है। तो अहोरात्र में किसने बोला है? बागभट्ट ने। 6 दिन में किसने बोला है? चरक ने। और 1 मास में किसने बोला है? सुश्रुत ने। अच्छे से याद कर लेना कि आहार रस से लेकर शुक्र पर्यंत धातु बनने में बागभट्ट ने अहोरात्र बोला है, चरक ने 6 दिन बोला है ना। और सुश्रुत का जो होता है वो क्या है? 1 महीना है, ठीक। अब इसके बाद ये चैप्टर हमको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है ना। पित्त प्रकृति के मनुष्य के लक्षण क्या है, कफ प्रकृति के मनुष्य के लक्षण क्या है, बिल्कुल भी नहीं, छूना भी नहीं है। आपका चरक से सुश्रुत से सबसे कंप्लीट हो जाएगा। एग्जामिनर कभी आपको ये नहीं देगा कि चलो बताओ ये बागभट्ट ने बोला कि चरक ने बोला, है ना। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। कल से हम 4th नंबर का चैप्टर शुरू करेंगे। अहनी मतलब होता है दिन। 6 अहोरात्र नहीं बोला, देखो लिखा है षड अहात। षड अहात का मतलब होता है 6 दिन ना, अहोरात्र नहीं है, 6 दिन ही लिखा है। तो मर्म प्रकरण में संख्या याद करना है हमको। आज ही बता दूं मैं क्या क्या पढ़ना है मर्म में। और लास्ट के जो एक्स्ट्रा मर्म बोले हैं ना इन्होंने, बागभट्ट ने, जैसे धमनी मर्म बोला है, नो है, कौन कौन से हैं, है ना। और एक आध चीज एक श्लोक और पढ़ेंगे मर्म का, बाकी मर्म पूरा सर आपको पढ़ाते हैं और प्रमाण पढ़ेंगे, है ना, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है। चलिए क्लास को खत्म करते हैं, थोड़ी देर बाद आपसे क्या 3rd नंबर का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। का ज्ञान 3rd नंबर का जो चैप्टर है, वहां पे 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जो हमने वैसे शारीर स्थान में, सॉरी चरक दिवान स्थान में पढ़ ही लिया था। बल प्रमाण ज्ञानार्थ था। बल के प्रमाण को जानने के लिए
किस चीज का प्रयोग करते हैं, मतलब किस कौन सी परीक्षा करते हैं, सार परीक्षा, जो हमारी परीक्षा होती है ना, सार आदि, बल प्रमाण आदि के विशेष ज्ञान के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं ना। चरक शादी में सॉरी विमान में आपने पढ़ा हुआ है। तो 8 प्रकार के सार हैं जो सार आदि परीक्षा होती है, बल के प्रमाण को जानने के लिए किया जाता है। अगला चैप्टर 4 नंबर का शुरू करेंगे। चतुर्थो अध्याय मर्म विभाग। रेफरेंस पूछा जाता है आचार्य बागभट्ट ने मर्म का वर्णन कहां पर किया हुआ है, तो शारीर स्थान के चौथे चैप्टर में। सुश्रुत ने कहां किया है, शारीर स्थान के 6वें चैप्टर में। और चरक ने कहां पर किया है, तो चरक जी ने मर्म का वर्णन बता दो, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, चरक जी का आप बताएंगे। मर्म की संख्या कितनी होती है, तो जो टोटल मर्म है उनकी संख्या सभी आचार्य ने मर्म शतम बोला है, एकादशम आदिशेद 107 मर्म है। इनमें से प्रत्येक टांग में प्रत्येक बाहु में कितने कितने मर्म है, 11 मर्म है। हाँ, चरक चिकित्सा में बताया है 26 में, त्रिमर्मी अध्याय में बताया, और चरक सिद्धि 9 में भी, चरक सिद्धि स्थान के 9वें चैप्टर में मर्म के संदर्भ में कुछ बताया हुआ है ना। चलिए तो मर्म के भेद देख लेते हैं। पहले तो लिखकर समझ लो आचार्य सुश्रुत के कितने मर्म है, बागभट्ट के कितने मर्म है। तो टोटल जो मर्म है सभी के कितने हैं, 107 है। सुश्रुत ने जो 5 प्रकार के मर्म बताए हैं, कौन कौन से हैं, मांस, सिरा, अस्थि, स्नायु और संधि। मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि। मांस मर्म कितने हैं, 11। सिरा मर्म है 41, अस्थि मर्म है अस्थि आसे 8, स्नायु मर्म है 27 और संधि मर्म है कितने, 20, है ना। तो मांस, सिरा, अस्थि, स्नायु, संधि 11, 41, 8, 27 और 20। अस्थि 8 है, स्नायु 27, संधि कितनी है, 20 है। ठीक है। अब बागभट्ट ने क्या बताया है, 6 भेद बताए हैं। उनमें से मांस मर्म कितने हैं, तो यहाँ पर जो मैं लिख रही हूँ सामने, है ना, उन्हीं के बारे में। मांस मर्म उन्होंने टोटल बताए हैं 10, मतलब एक कम कर दिया, ऐसे लिखते चलो याद रहेगा। ठीक है। सिरा मर्म कितने हैं, इनके 41 हैं। बागभट्ट के कितने हैं, 37, माइनस कितना कर दिया, 4 कर दिया। अस्थि मर्म कितने हैं, 8 है, इनके भी 8 है। स्नायु मर्म इनके 27 है, बागभट्ट के कितने हैं, 23 हैं, उन्होंने यहाँ पर -4 कर दिया, है ना। तो यहाँ पर भी -4, यहाँ पर भी -4। संधि कितने हैं, 20 ही हैं। अकेला इन्होंने धमनी मर्म अलग से बोला। तो बागभट्ट के जो भेद है कितने हैं, 6 हैं। एक्स्ट्रा कौन सा है, धमनी मर्म है। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। धमनी मर्म जो है बागभट्ट का स्पेशली है, जो कितने हैं, 9 है। इसलिए अपन पूरा बागभट्ट का मर्म डिटेल में नहीं पढ़ते, ओनली सुश्रुत का पढ़ते हैं। इनकी अकेला संख्या याद करना, लास्ट के जो धमनी मर्म है उनको याद करना है, कौन कौन से धमनी मर्म को बताया, बस। ठीक है। चलिए तो स्थान हृदय में हमने शुरू किया था मर्म प्रकरण। यहाँ पर आपको बीच में से जो भी लिखा हुआ है पूरा सुश्रुत का याद करेंगे, कुछ भी यहाँ से नहीं देखना है आपको, तो लास्ट का पढ़ना है ना। और थोड़ा सा एक आध चीज और अंतर है, यहाँ पे लिख लो। पुष्ट मर्मों में बुध मर्म लिखा है, स्थूल अंश संबंध बुधा का नाम मर्म या मल वायु को बाहर करता है। वेद होने से यह मर्म सद्यः तुरंत मारक होता है। यहाँ पर एक और पॉइंट आप लिखेंगे, जैसे आपने आचार्य सुश्रुत के पढ़े थे, कितने पढ़े थे, जो 107 मर्म है। मुझे सुश्रुत को काल पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा बगैर सुश्रुत के। तो सुश्रुत के जो मर्म है अपन देख लेते हैं। शाखा में कितने थे भाई, शाखा में 11 + 11 टोटल कितने थे, 44 थे। अपर लिम में, अपर वाले में कितने हैं, 11 11 44 हो गया। लोअर लिम में भी कितना होता है, सॉरी ये 22 है, टोटल कितना है 22। लोअर लिम में भी कितना है, 11 + 11 ये 22, टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो शाखाओं में जो टोटल मर्म होते हैं यहाँ पर लिख लेना 44। क्या, वो अलग चीज है ना, वो अलग है, ये रचना के आधार पर है। सद्या, प्राणहर, कालांतर, वैकल्पिक, विषम, लेखन वो अलग है ना। जो हमने पढ़ा है वो रचना के आधार पर 5 प्रकार के मर्म है। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, 11 11 11 11 अपर लोअर में टोटल 44 शाखा में होते हैं। और उदर में कितने होते हैं सुश्रुत के, उदर में 4 होते हैं, उर में कितने होते हैं, 8 होते हैं। इस प्रकार से टोटल मर्म कितने हो जाते हैं, उदर प्लस उर के 14 मर्म हो जाते हैं। सॉरी 8 9 10 11 12 मर्म हो जाते हैं सुश्रुत के, ये आपको पता है। ठीक है। फिर बागभट्ट का थोड़ा सा अंतर है। बागभट्ट ने उदर में कितने बोले हैं, 3 बोले हैं, और उर में कितने बोले हैं, उर में 9 बोले हैं। उन्होंने अंदर क्या कर दिया, उदर का एक इधर शिफ्ट कर दिया। तो बागभट्ट का उदर 3, उर हो जाएगा 9। तो बागभट्ट के भी टोटल 12 हो जाते हैं। अंतर इतना हो जाता है, उदर का 3, उर का कितना है 9। तो स्पेशल है, बस उसी को याद करना, बाकी चीजें याद नहीं करना है। समझ आ गया कि नहीं आया, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं। उधर में 4 है, उर में 8 है। सुश्रुत के टोटल 12, उधर के 4, उर के 12। बात में सेम बोला है, बस इन्होंने यहाँ पर चेंज कर दिया है, उधर के 3 है, उर के 9 है। क्या हुआ, कुछ गलत लिख दिया क्या हमने। चलो भाई बुक से ही पढ़ लो, समझ में नहीं आ रहा आपको तो, है ना, मैं पढ़ा देती हूँ, 1 मिनट। आशय का द्वार सत्वादि स्थान स्तनों और उरा कोष्ठ मध्य में रहता है। आगे समझ में, ठीक है, मर्मी तुरंत मरने वाला होता है। ठीक है ना, बाकी का मैं इसलिए डिटेल नहीं पढ़ाई, कोई मतलब नहीं है। आपका एक मर्म कंप्लीट है भाई, तो श्लोक यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं होती, जो एक्स्ट्रा चीज है बस उसी को पढ़ना है। अब आ जाइए मर्मों का षड्विध 39 नंबर का श्लोक है। इसके पहले 37 नंबर का श्लोक देखें। वीडियो नहीं है क्योंकि मर्म सर अच्छे से पढ़ाते हैं, मुझे उतना अच्छे से नहीं आता। मर्म प्रकरण सर का ही टॉपिक है ना, तो वही पढ़ाते हैं अच्छे से। 37 तो मर्म का सामान्य स्पंदनम यत्र पीड़ितो रुक्ता मर्म तक, मतलब क्या होता है कि विषमम स्पंदनम, शरीर के जिस भाग में विषम मतलब असाधारण रूप से स्पंदन होने लग जाए, यत्र पीड़ितो रुक, और अगर हम वहां पे दबाए तो वहां पर वेदना होने लगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सामान्य लक्षण है। स्पंदन होना या पीड़ित करने पर वहां पर दबाने पर वेदना होना मर्म का सामान्य लक्षण होता है। और मर्म का दूसरा लक्षण भी बताया हुआ है, मांस अस्थि स्नायु धमनी शिरा संधि समागह स्याम मर्मेति च तेनात्र सूत्रा जीवितम स्थितम। मांस अस्थि स्नायु धमनी शिरा संधि सबका जहां मेल होता है वह मर्म है, इसलिए वहां पर विशेषता प्राण स्थित होते हैं। मांस आदि में सभी या कुछ के विशेष संयोग स्थल को ही मर्म कहते हैं, और जिस मर्म में जिस रचना विशेष की प्रधानता होती है उसी के आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। ठीक है। सुश्रुत में 3 मर्म है उधर में। अब मुझे सुश्रुत देखना पड़ेगा, मैंने 4 ही पढ़े थे, है ना, फिर मैं देख के आपको फिर कल बताऊंगी, है ना। मैंने 4 उधर पढ़ा और उधर में 4 पढ़ा था, उधर में 8 पढ़ा। अगर आप बोल रहे हैं तो एक बार मैं चेक कर लूंगी, है ना, फिर मैं आपको कल बताऊंगी। मर्म का षड्विध तो वही हमने पढ़ा कि किस आचार्य के अनुसार मर्म 6 प्रकार का होता है। तो बागभट्ट जी ने मर्म के 6 प्रकार बताए हैं, सुश्रुत जी ने मर्म के 5 प्रकार बताए हैं। एक्स्ट्रा कौन सा है, धमनी मर्म है ना, कितने होते हैं 9।
ठीक है, मैं देख लूंगी श्लोक नंबर 6 में। मांस मर्मों की संख्या कितनी है? तो अभी मैंने आपको पढ़ा दिया है 10 होती है। अस्थि मर्म की संख्या 8 है, स्नायु मर्म 23 है, धमनी मर्म 9 है। इनको याद करना है। कैसे कैसे 2 है? गुदा तो 1 होता है, अब स्तंभ 2 है, विधुर 2 है, जोड़ दो 4 और 1 5 और 4 कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। अच्छा, हो सकता है मैंने गलत लिखा हो, मैं देख लूंगी, है ना, मैं चेक कर लूंगी, फिर मैं आपको क्लियर करूंगी। अब स्तंभ 2 है, विधुर 2 है, संगाटा कितने हैं? 4 है। अच्छे से याद कर लेना कौन कौन से। एक गुदा हो गया, फिर बाकी का 2 2 विधुर, अब स्तंभ 2 2 है, संगाटा कितने हैं? 4 है। यहाँ से एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, धमनी मर्म में से कौन सा नहीं आता, बागभट्ट का पूछा जाता है, स्पेशली बागभट्ट का। इस चैप्टर में हमको केवल एक ही पॉइंट याद करना था, बाकी संख्या याद करनी थी, 2 चीजें, ठीक है। शिरागत मर्म कितने हैं? 37 है, अभी अपन ने याद किया। संधिगत कितने हैं? 20 है। संख्या देखो बाकी वहीं से बनी। 49 नंबर का श्लोक पर आ जाइए। धमनी मर्म के विद्ध होने का लक्षण क्या होगा? तो हमने तो ये सुश्रुत सूत्र स्थान के 27 नंबर के चैप्टर में पढ़ लिया है। क्या पढ़ा था? धमनी में क्या बहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। जहां पर ऑक्सीजन रहती है वहां पर बुलबुले रहते हैं या फेन रहता है। बुलबुले फेन शब्द फेनूष्णम धमनी स्थिति विचित्रा शब्द के साथ झागी उष्ण रक्त निकलता है, रोगी संज्ञा रहित हो जाता है। ये धमनी मर्म के विद्ध का लक्षण होता है। शिरामर्म में क्या मिलता है? पूरा वही का वही है। शिरामर्म जो हमने वहां पर पढ़ा था, क्या मिल रहा था शिरामर्म में? किसी को याद है? स्नायु शिरामर्म में क्या मिल रहा था? याद है कि नहीं है? सूत्र स्थान सुश्रुत संहिता का 27 नंबर का चैप्टर है। गाढ़ा मात्रा में बहुत रक्त निरंतर स्राव में क्या मिल रहा था? याद है कि नहीं है? सूत्र स्थान सुश्रुत संहिता का 27 नंबर का चैप्टर है। गाढ़ा मात्रा में बहुत रक्त निरंतर स्राव होता है कि सिराओं में रक्त बहता है। रक्त अगर रहेगा तो इसका विधन हो जाएगा, तो रक्त का प्रवाह होगा। रक्त के क्षय से क्या होगा? तृष्णा, भ्रम, श्वास, मोह, विदमा आदि हो जाता है। संधि मर्म में क्या मिलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुकैरी वाकीर्णा रूढ़ चा पूरी खंजता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी चेष्टा क्षय तो वहां पर भी हमने पढ़ा था, क्योंकि संधियों से सारे शरीर की चेष्टाएं होती हैं। अगर संधियों में विद्ध हो गया तो बल चेष्टा का क्षय और पर्व में जो हमारे जॉइंट्स हैं, संधि है, वहां पर शोथ हो जाएगा। तो सुके रीवा कीर्णा वस्तु विदित सुखों से भरा हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पर लिख लो भाई, बाघभट्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस स्थान को आप कैसा महसूस करेंगे कि वो सुख से भरा हुआ है। पेड़ भर जाने पर पूरी का खंजता होता है, बल और चेष्टा का नाश, दोषों पर्वों में सूजन हो जाता है। फिर सद्या प्राण हर कितने हैं? कालांतर कितने हैं? सद्या प्राण हर पूरा का पूरा सुश्रुत के जैसा है, 19 है। कालांतर 44 है, सॉरी 33 है। विशल्यग्न 3 है। कौन कौन से हैं पूछा जाता है ना। और बाकी वैकल्पिक लेकर कितने हैं? 44 है। रुजाकर कितने हैं? 8 है। ये सारा आपने वहां पर पढ़ा है, तो यहाँ पर भी सेम है, ठीक है। अब देखते हैं मर्मों का प्रमाण। सुश्रुत से बागभट्ट का थोड़ा सा डिफरेंट है ना, बाकी सुश्रुत का याद करना ही है। हम यहाँ पर बागभट्ट का याद कर ले। मर्मों का प्रमाण, तो मर्मों में जो विटप है, कक्षाधर है, उर्वी है, कूचतर है, कितने अंगुल के होते हैं? 12 अंगुल के होते हैं। पारिक का जो 80 पेजेस कंपाइलेशन है, वहां पे मैंने आपको सुश्रुत का बागभट्ट का अच्छे से क्लियर कराया है, पूरा कोड के साथ याद कराया है ना। तो पारिक 80 पेजेस में से आप याद करेंगे। तो बेटा, कक्षा, उर्वी, कूच से 12 अंगुल याद कर लो। पूर्वी नाम की एक लड़की है, कहाँ जाती है? कक्षा, क्लास में जाती है, कक्षा में पढ़ने के लिए जाती है ना। पूर्वी क्या एक प्रकार की बिटिया है, बेटा है, तो बेटा पूर्वी कक्षा में जाती है और पढ़ाई करते करते उसका सिर दर्द होता है, तो सिर दर्द से कूच से याद करना। तो बेटा पूर्वी की एज कितनी है? 12 साल की है। द्वादश अंगुलम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बागभट्ट का है। सुश्रुत का प्रमाण अलग है। ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपका होमवर्क है, आपको सुश्रुत का प्रमाण साथ में याद करना। क्यों? क्योंकि अभी हम अष्टांग हृदय लास्ट में पढ़ रहे हैं, आपको लास्ट का याद रह जाएगा, अष्टांग हृदय का आंसर लगा दोगे। विदाउट रेफरेंस क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सुश्रुत के शारीरिक स्थान से अटेम्प्ट होता है। बात समझ में आ रही है? बेटा पूर्वी कक्षा में जाती है पढ़ाई करने के लिए, 12 साल की उम्र है और उसका सिर दर्द होता है ना। चारों चीजें हमको याद हो जाती हैं। उसके बाद मणिबंध, गुल्फ, स्तनमूल प्रत्येक 2-2 अंगुल, तो ये मणिबंध हो गया और इसी के पैरेलल हमारे पैर में होता है गुल्फ। ये 2-2 अंगुल के होते हैं। बाकी हमारा जो एल्बो होता है और नी, ऊपर और जानू, ये कितना है? 3-3 का होता है। ये आपने सुश्रुत में पढ़ा है, ये 2-2 का और ये 3-3 का। तो मणिबंध, गुल्फ 2-2 के, स्तनमूल भी 2 का होता है। इसके साथ सुश्रुत का जरूर पढ़ना, वहां पे कुछ अलग लिखा है स्तनमूल के लिए, ठीक है। जानू कुल पर प्रत्येक 3 अंगुल का होता है। फिर और देखते हैं, अपान, वस्ती, हृदय, नाभि, नीलासीमान, मात्र का कोर, संघातक, मन्या, ये 29 मर्म अपनी हथेली के परिमाण के होते हैं। कितने? अपने हथेली, स्वपाणितल, आत्म पाणितल या स्वपाणितल के होते हैं। इसका कोड आपको सुश्रुत से ही याद कर लेना है ना, जो पारे के 80 पेजेस में बताया था, मुझे थोड़ा याद नहीं है, ठीक है। फिर भी हम कोशिश करते हैं, बन जाएगा। सीमा की माता ने नीला मन्या की नाभि, मैं भी लिख रही हूँ ना, डिकोड करूंगी, बन रहा है कि नहीं बन रहा, मैं भूल गई हूँ। सीमा की माता ने, नहीं ऐसा नहीं था, नीला मन्या 2 लड़की थी, नीला मन्या की माता ने सीमा की नाभि में, सीमा अभी लिखना नहीं है ना, सीमा की नाभि में श्रृंगार करके त्रिमर्म और गुदा को स्वपाणितल से कूच दिया, स्वपाणितल से कूच दिया। ये ट्रिक की सुश्रुत की। अब फिट करते हो रही कि नहीं हो रही, अगर होगी तभी लिखना। तो नीला मन्या की माता ने, तो नीला मन्या की माता ने सीमा की नाभि में श्रृंगार करके त्रिमर्म, हृदय, वस्ती और सिर, है कहीं सिर नहीं लिखा, ठीक है। हृदय, वस्ती और सिर भी आता है। त्रिमर्म और गुदा को, गुदा कहीं है तो यहाँ नहीं दिख रहा है, पूरा सुश्रुत का कोड इधर फिट नहीं बैठ पा रहा है ना। गुदा नहीं मिल रहा है यहाँ पर हमको, सिर नहीं मिल रहा है और कूच दिया, कूच मिल रहा है। तो ठीक है, आप कर सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर 29 मर्म लिखा हो सकता है, उसका उल्लेख ना किया हो, लेकिन उसका प्रमाण इतना ही हो। तो नीला मन्या की माता ने सीमा की नाभि में श्रृंगार करके त्रिमर्म और गुदा को स्वपाणितल से कूच दिया। एक कोड बनाया था हमने पारे के 80 पेजेस कंपाइलेशन में, आप देख लीजिएगा। सुश्रुत का कोड है, बागभट्ट में भी हमारा फिट हो गया है। क्लियर हुआ? समझ आ गया भाई? बताते चलो। मर्मों के विद्ध होने पर क्या चिकित्सा करोगे? 66 नंबर का श्लोक है। तो मर्म पर चोट लगने पर उस अंग को तुरंत संधि पर से काट दे। जहां पर चोट लगा है वहां से संधि से ही आप उसको अलग कर दो। संधि देश से काटने पर सिराएं संकुचित हो जाती है, रक्त के रुक जाने से प्राणियों का जीवन भी रुक जाता है। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, जीवितम प्राणिनम तत्र रक्ते तिष्ठति तिष्ठति। ये रेफरेंस पूछा जाता है, किसके संदर्भ में बोला है? मर्म के संदर्भ में बोला है। रक्त के रुक जाने से प्राणियों का जीवन भी रुक जाता है, तो जीवितम प्राणिनम तत्र रक्ते तिष्ठति तिष्ठति करके आता है। हाँ, गुदा को अपान से कोरिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। हो सकता है इन्होंने अपान गुदा की जगह अपान ही बताया हो, है ना।
चलिए पंचमा अध्याय शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आचार्य बागभट्ट ने अरिष्ट का वर्णन कहाँ किया है? तो शारीर स्थान के 5वें चैप्टर नाम क्या है विकृति विज्ञानी अध्याय में किया हुआ है। विकृति मतलब क्या होता है? अरिष्ट होता है, तो अरिष्ट का वर्णन क्या है? सुश्रुत का पूछा जाएगा। उन्होंने सूत्र स्थान के 28 से लेके 33 28 29 30 31 32 टोटल मिला के 6 चैप्टर में अरिष्ट का वर्णन किया सुश्रुत जी ने सूत्र स्थान के, और चरक जी ने इंद्रिय स्थान के जो टोटल 12 चैप्टर है, पूरा इंद्रिय स्थान अरिष्ट से भरा पड़ा हुआ है। इंद्रिय स्थान के टोटल 12 चैप्टर में अरिष्ट का वर्णन किया है किसने? बागभट्ट ने। लक्षण क्या होता है अरिष्ट का? 4th नंबर का। हाँ, एक और चीज यहाँ पर अरिष्ट के लक्षण उसके ज्ञान का प्रयोजन देखते हैं। पुष्पम फल से धूमो अग्नि वर्षा से जलोदया, एक रेफरेंस पूछा जाता है कि आचार्य का है। जिस प्रकार फल से पुष्प से फल का ज्ञान हो जाता है, धुआं उठ रहा है वहां पे अग्नि का ज्ञान हो जाता है ना, वर्षा से या बादलों से जल का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार भविष्य तो लिंगम रिष्टम मृत्यु तथा ध्रुवम, इसलिए भविष्य में होने वाली मृत्यु का ज्ञान जिन लक्षणों के द्वारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अरिष्ट बोलते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है, सबको समझ में भी आता है। रिष्ट और अरिष्ट का ज्ञान कैसे होता है? तो अरिष्टम नास्ति मरणम दृष्टम रिष्टम चा जीवितम अरिष्टे रिष्ट विज्ञानम नाचा रिष्टे अप्य न पुराति। ये भी रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बागभट्ट का कि किस आचार्य ने ऐसा बोला है। तो जिस मृत्यु से पूर्व अरिष्ट लक्षण उत्पन्न नहीं होते ऐसी मृत्यु नहीं देखी जाती। मतलब अगर किसी व्यक्ति में अरिष्ट लक्षण उत्पन्न नहीं है तो वो नहीं मरता, लेकिन आजकल अलग चीज एक्सीडेंटल केस से तुरंत मर जाता है व्यक्ति, है ना, वो अलग है। जिसमें अरिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं उसको जीता भी नहीं देखा जा सकता, या फिर जिसमें अरिष्ट उत्पन्न हो गए हैं और आप समझो कि ये जिंदा रहेगा, ऐसा भी नहीं है। जिसमें उत्पन्न नहीं है वो नहीं मरेगा, जिसमें उत्पन्न है वो मरेगा ही, वो जीवित नहीं रहेगा, इसका मीनिंग ये होता है। फिर अरिष्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, कुछ स्थायी होते हैं, कुछ अस्थायी होते हैं। अस्थायी रिष्ट से मरणाभाव, दोषों की अधिकता से रिष्ट का आभास होना। जैसे किसी व्यक्ति में अगर, हाँ, फर्स्ट श्लोक जो हमने पढ़ा था बागभट्ट का रेफरेंस के लिए पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, और सेकंड नंबर का भी रेफरेंस के लिए। जो क्या बोले हैं अस्थायी मतलब क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति के अंदर दोषों का इतना ज्यादा प्रकोप हो जाता है तो उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें अरिष्ट लक्षण उत्पन्न हो गया है, तो वो अलक्षण होते हैं अस्थायी, है ना। तो दोषों की अधिकता से रिष्ट का आभास उत्पन्न हो जाता है, या आभास दोषों के शांत होने पर शांत हो जाता है। स्थायी रिष्ट लक्षण निश्चित मृत्यु के लिए होते हैं। ठीक, रिष्ट का लक्षण क्या होता है? हमारी जो स्वाभाविक इंद्रिय है, छाया प्रतिछाया क्रिया आदि में अन्य भी स्वाभाविक भावों में बिना कारण के जो विकृति उत्पन्न हो जाती है उसे संक्षेप में अरिष्ट जानना चाहिए। केश रोमों के रिष्ट क्या लक्षण होते हैं? अब यहाँ से आपको नहीं पढ़ना है, पूरा चरक के जैसा है। मतलब अगर कोई बालों में तेल नहीं लगाया है फिर भी आपको ऐसा लगे कि तेल लगाया हुआ है तो बाल का अरिष्ट है। नेत्रों का अरिष्ट कैसा होगा? कि उसके जो नेत्र है बहुत ज्यादा मूवमेंट होने लग जाए, या उसके नेत्र जो है एकदम स्थायी हो जाए, या कपोताभे अलाताभे शुते नृत्य पक्षिणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस रोगी के नेत्र अतिशय इधर उधर घूमते हैं अरिष्ट है, या स्तब्ध है, अंदर घुसे हैं या बाहर को निकले हैं, कुटिल है, फैले हैं, संकुचित है, जिसमें भ्रू अतिशय चढ़े हैं, झुके हुए हैं, जिसकी दृष्टि विभ्रांत है, अल्प दृष्टि है, हीन दृष्टि है, नेवले के समान दृष्टि है, कबूतर के समान, है ना, जो जानवरों से तुलना करते हैं वो तो अधिकतर अरिष्ट में ही आता है। लाल सुर्ख आंखें, इसमें आंसू बहते, जिनकी आंखें की पलकें कांपती रहती है, नेत्र की विकृति के अरिष्ट होते हैं। नासिका में क्या होगा? उसकी नासिका में पीड़िकाएं हो जाए, नासिका अगर पीड़िकाओं से भरी हो जाए तो वो नासिका का अरिष्ट कहलाता है। ओष्ठ का अरिष्ट क्या होता है? पूरा चरक का रिवीजन चल रहा है भाई, बागभट्ट ने कुछ अलग से नहीं बोला है। ओष्ठ अगर पक्व जंबू के समान हो जाए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ओष्ठ का अरिष्ट किस प्रकार का लक्षण लक्षित करता है, या फिर किस प्रकार का लक्षण होता है? पक्व जंबू के समान होना ओष्ठ का लक्षण है। दांतों में शर्करा जम जाए, श्याव कलर के हो जाए तो ये दांतों का अरिष्ट है। जीभ का अरिष्ट क्या है? जीभों में कांटे जैसे निकलने लग जाए, श्यावालिप्ता सुप्ता सकंटका, जिह्वा विसर्पणी सूना शुष्का गुरु श्यावालिप्ता सुप्ता सकंटका, कांटों वाली जिह्वा हो जाए तो वो भी अरिष्ट है। ग्रीवा का अरिष्ट क्या होगा? सिरा शिरोधरा बोरू पृष्ठम वा भार मात्मना, उसका जो गर्दन है ग्रीवा खुद के ही सिर के भार को ना उठा पाए वो ग्रीवा का अरिष्ट कहलाता है। ठीक है, अब आता है ललाट आदि में रिष्ट के चिन्ह। अगर ये ललाट है तो अपन ने क्या पढ़ा था? चरक संहिता में ललाट पर कुटिल रेखाएं आ जाएं, ऐसा कुछ पढ़ा था। यहाँ पर भी थोड़ा सा है, बालेंदु के समान पढ़ा था, मुझे याद आ गया। क्या था? ललाट शिरालेखा, बालेंदु के समान धाराएं दिखने लग जाए। जिस पुरुष के माथे या बस्ती सिर में बिना कारण के नई सिराराजी अथवा दूध के चांद सा कुटिल आकार दिखाई देने लग जाए, वह पुरुष 6 मास भी नहीं जीता। कुछ याद आ रहा है कि नहीं? हमने 6वीं बार ललाट पर कुटिल रेखाओं समाकृति कुछ पढ़ा था, कोड बनाया था चरक इंद्रिय स्थान में। वहां पे 6 चीजें अगर उत्पन्न हो जाए तो व्यक्ति 6 मास में मर जाता है, ये कोड बनाया था। 6 मास में मरने योग्य रहता है। ठीक है, अगला आता है शरीर में रिष्ट का चिन्ह। हाँ, ये भी हमने पढ़ा था। जिस पुरुष के स्नान करते समय जल कमल पत्र के समान शरीर पर नहीं ठहरता है, कितने दिन का अरिष्ट है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर वो नहा ले, उसके शरीर पर पानी ना चिपके तो समझ लेना 6 महीने का अरिष्ट है। भाई वो बात अलग है कि आप हॉस्पिटल से स्नेहल स्वेदन करा के आए हैं, नहाया हुआ है, पानी ना चिपके तो आप ये नहीं समझ लेना कि मैं 6 महीने में मर जाऊंगा, ना, वो आपकी बॉडी में स्नेह देता है, इस कारण से पानी नहीं ठहर रहा है, ये 6 महीने का अरिष्ट है। तो अरिष्ट से वही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जहां पर कोई नंबर रहता है, 6 महीना, 1 महीना, 15 दिन, 7 दिन, है ना, तो वही चीज ज्यादा बनती है। सिर तथा मुख में अरिष्ट चिन्ह देखते हैं। हाँ, तो सिर में जिस वक्त पुरुष के सिर या भ्रू पर नए सीमांत के आवर्त उत्पन्न हो जाए, सिर में जैसे सीमांत बन जाए, अच्छे से बढ़िया बाल खुल के बैठा हुआ, अचानक से मांग निकला, सिल्की बालों में निकल आती है लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है ना। तो अगर अचानक से सीमांत निकल आए तो वो 6 रात तक नहीं जीता है, या 6 रात तक जीता, ये अपने चरक में पढ़ा था, मैंने आपको याद कराया था। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक दिन संडे रहता है, 6 दिन आप कॉलेज जाते तो कंघी करके जाते, एक दिन कंघी नहीं करते। तो बालों वाला जो सीमांत वाला जो अरिष्ट है वो 6 दिन का, 6 रात का है। पढ़े थे? याद आ रहा है? हाँ, एक और पॉइंट हमारा रह गया कि जिसके सिर पर मुख पर स्नेह लगाने पर भी गोबर के चूर्ण की भांति चूर्ण गिरता रहता है, वो कितने महीने का है? तो चरक में पढ़ा था, 1 महीने का अरिष्ट होता है गोबर के चूर्ण वाला। वक्ष स्थल का अरिष्ट है। जिस पुरुष के स्नान करने चंदन पर लेप लगाने पर सर्वांग गीले रहे लेकिन सबसे पहले उदा उदा प्रदेश सूख जाए, छाती सूख जाए, तो वह कितने दिन का अरिष्ट है? 15 दिन का अरिष्ट होता है। अब मुझे जल्दी से बता दो, हमने 3 आचार्य का रेफरेंस पढ़ा था, किसने कौन सा प्रदेश सूखने पर अरिष्ट बोला है? बताओ जरा। हाँ, क्या पढ़े थे? चरक और बागभट्ट ने उड़ा प्रदेश सबसे पहले सूख जाए तो 15 दिन का अरिष्ट होता है। सुश्रुत ने बोला है, वेरी गुड, हृदय प्रदेश सूख जाए, ठीक है। और काश्यप ने क्या बोला है? कुक्षी प्रदेश। याद कर लो, हार्ट सर्जन याद कर लिया। सुश्रुत क्या थे? सर्जन, काय के सर्जन थे? हार्ट के सर्जन थे, है ना। चरक बागभट्ट का और था, का से कुक्षी, काश्यप का क्या था? कुक्षी था।
अंगुली आदि में अरिष्ट चिन्ह उत्पन्न हो जाए। ये भी चरक में पढ़ा था कि उंगलियों को इस करके खींचना, उसमें चट-चट की आवाज ना आए, कुटकन की आवाज ना आए, चरक में भी था। खींचने पर चटकाने पर जिसकी अंगुलियां ना चटके वह नहीं बचता है ना, तो ये अपने चरक में पढ़ लिया। फिर मक्खी आदि का अरिष्ट ज्ञान, जैसे उत्तम रस के कारण जिसके अंगों पर जू मक्खी आदि पहुंचती है, अथवा अविरसता के कारण जिसके अंगों को छोड़ देती है, तो समझ लेना वो भी मरने वाला है। कितना? 1 वर्ष वाला। तो जहां पर डिजिट होगी वही एग्जामिनर क्वेश्चन देगा। तो जिसके शरीर से मक्खी जू आदि छोड़ने लग जाए उसके शरीर को, तो समझ लेना वो 1 वर्ष का अरिष्ट होता है ना, गंदगी की विकृति हो जाती है, रस की विकृति हो जाती है। फिर निरंतर उष्ण रहने वाले अंग में जिसको शीतलता का अनुभव हो, और जो अंग सदा शीतल रहते हैं वो गर्म होने लग जाए। इसी प्रकार बिना कारण के स्वेद होना या ना होना, इन लक्षणों में भी 1 साल से अधिक व्यक्ति जीवित नहीं रहता। ये भी 1 साल का अरिष्ट है। तो आप याद कर लो, साल भर में 1 बार गर्मी आती है, 1 बार ठंडी आती है। तो साल भर में ये गर्मी ठंडी वाला जो अरिष्ट है 1 साल का है ना, याद रहेगा कि नहीं? जो गर्मी ठंडी वाला बॉडी का गर्मी ठंडी वाला टेम्परेचर वाला है अरिष्ट, वो कितना है? 1 साल का है। फिर वो अरुंधति तारे को नहीं देख पा रहा है, वो भी अपने चरक में याद किया था। आग्नेय, हाँ, एक पुष्पित आग्नेय तारे की बलि, ऐसा पढ़ा था ना, एक पुष्पित आग्नेय तारे की बलि मतलब 1 वर्ष वाला। पीटिका मतलब फुंसियां है ना, जो पीड़िका होती है उसी को पीटिका भी बोलते हैं। तो ये भी कितना है? 1 वर्ष का है ना, जो सप्तऋषियों के पास स्थित अरुंधति तारे को नहीं देखता है। चरक का बिल्कुल पूरा चरक का ही। छाया प्रति छाया देखते हैं। 3-4 श्लोक और बचे हैं, बस इसको 5th नंबर को कंप्लीट करेंगे ना, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। छाया प्रति छाया, श्लोक नंबर 43। छाया 2 प्रकार की होती है, आतप दर्शातो आदो या संस्थान प्रमाता। धूप या शीशा और जल आदि में आकार परिणाम के अनुकूल अंगों की जो छाया होती है उसे प्रतिछाया कहते हैं। जो शरीर में भी होती है प्रभावरण, उसको हम क्या बोलते हैं? छाया। जैसे हम अपने को इसमें देख रहे हैं, परछाई में देख रहे हैं, वो प्रतिछाया। हम अपने को कहां देख रहे हैं? मिरर में देख रहे हैं, वो क्या है? प्रतिछाया। जो हम खुद अपने शरीर में देखते हैं वो प्रभावरण, वो क्या कहलाता है? वो छाया कहलाता है। ठीक है। महाभूतों की छाया के पृथक पृथक गुण देखते हैं। तो वायु की जो छाया होती है, रोग मरण क्लेश, मतलब छाया जो होती है वो खराब होती है। सबसे खराब छाया वायु की होती है। तो रोग मृत्यु क्लेश देने वाली, शेष 4 छाया सुख देने वाली। सबसे खराब छाया वायवी छाया है, बाकी की 4 छाया कैसी होती है? अच्छी छाया होती है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रभा के कितने वेद हैं? चरक के जैसे 7 हैं। छाया के कितने हैं? 5 हैं। याद कराया था। पा से प्रभा के, पा से 5 नहीं है, प्रभा के 5 नहीं है, किसके 5 हैं? छाया के 5 है। प्रभा के तो कितने वेद हैं? 7 वेद हैं। कौन कौन से हैं? कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। प्रकृति विपर्य देखते श्लोक नंबर 64 नंबर का श्लोक है। जिस स्वस्थ या रोगी पुरुष की सत्व आदि गुणमयी, वात आदि दोषमयी प्रकृति बदल जाती है। मतलब जो हमने मानसिक प्रकृतियां देखी 16 प्रकार की, वातिक दोषक प्रकृतियां कहीं 7 प्रकार की देखी, 4 की भी कहीं कहीं है, वह 6 मास से अधिक नहीं जीता। ये स्पेशली बागवत का है, जिसकी प्रकृतियां चेंज हो जाती हैं वो 6 मास का अरिष्ट है। 6 महीने में मारक होता है। पूरा चरक का जैसा है, वही बालों वाला जो हमने पढ़ा था 6 दिन कंघी करते 1 दिन नहीं करते, 6 दिन का अरिष्ट। जैसे केशों को खाने में वेदना नहीं होती, जैसे बाल को खींच रहे हैं वेदना नहीं होगी। गले के रोग के बिना भोजन, जिसको गले में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, फिर भी खाना सही से नहीं खा पा रहा है, निगल नहीं पा रहा है, तो वो भी 6 महीने का अरिष्ट, सॉरी 6 दिन का अरिष्ट है। हाँ, तो ये चरक के जैसा अपन ने पढ़ा था, 6 दिन कंघी करते हैं तो 6 दिन वाला है ना, 7 दिन का नहीं है। 70 नंबर का श्लोक है। जिस रोगी में एकदम से रोग संपूर्ण लक्षणों वाला हो जाता हुआ सहसा हट जाता, मतलब सद्य मारक होता, अकस्मात वो व्यक्ति मर जाता है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अरिष्ट ज्ञान की महत्ता और देखते हैं। 131 नंबर का चैप्टर है, श्लोक है ना, और बाकी ये पढ़ना ही नहीं है हमको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपका चरक से कवर होता है ना, रेफरेंस नहीं मिलते यहाँ से। तो आयुर्वेद फलम कृष्णम यद आयुर्वेद प्रतिष्ठम रिष्ट ज्ञान मद्रतम स्तम सर्वदेव भवित विशद। क्योंकि आयुर्वेद को जानने वाले वैद्य में आयुर्वेद का फल संपूर्ण रूप में स्थित होता है, इसलिए वैद्य को सदा रिष्ट ज्ञान को समझने वाला होना चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट। और थोड़ा सा एक और क्वेश्चन मिल सकता है। पुण्य आदि से मृत्यु का कारण मरणम प्राणिना दृष्टम आयु पुण्यो भय क्षयात्। व्यक्ति अगर अपने जीवन में पुण्य नहीं करता है, नहीं नोट्स नहीं, बुक से ही पढ़ना है, नोट्स किसी के भी नहीं है। आयु और पुण्य में से किसी एक या दोनों के क्षय होने से प्राणियों का मरण देखा जाता है। आयु और पुण्य इन दोनों का क्षय ना होने पर ही विषम आहार आदि का परिहर ना करने के स्वभाव वालों की मृत्यु देखी जाती है। अगर आयु पुण्य का क्षय, इसलिए बोलते हैं कि समय समय पर पुण्य करते रहना चाहिए, क्योंकि पुण्य का परिणाम क्या होता है? बहुत अच्छा का मीनिंग समझते हो? अगर आप पुण्य करते चलोगे। 6वां चैप्टर और देख लो भाई, 6वां चैप्टर और आज ही मैं कंप्लीट करा देती हूँ। क्या है 6वें चैप्टर में? दूत आदि विज्ञानी। एक चीज याद रखना है, आचार्य बागभट्ट ने जो अरिष्ट का वर्णन किया है वो 5वें और 6वें दोनों चैप्टर में किया है। अकेला 5वें में नहीं किया, 5वें में शरीर से संबंधित किया है, 6वें में दूत विज्ञानी किया। ये रेफरेंस बस याद करना, चैप्टर में कुछ याद ही नहीं करना, बस एक ही चीज याद रखना है, दूत से संबंधित। मतलब मार्ग में अगर दूत आ रहा है, बहुत घबरा कर आ रहा है, तो समझना उसके घर में जो व्यक्ति है वो मरने वाला है ना। बाकी का एक भी पॉइंट इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि देखो पूरा चरक में पढ़ाया मैंने। क्या पढ़ाया है कि दान भी डरा हुआ, भागता हुआ, घबराया हुआ, अशुभ शब्द कहने वाला अगर आ रहा है तो उसके घर में जो व्यक्ति वो मरने वाला है। वैद्य के लक्षण, अगर वैद्य अपने बाल को खोल के बैठा हुआ है, नग्न अवस्था में बैठा हुआ है, उसके सामने अगर दूत आ जाए, उसके घर में जो व्यक्ति वो मरने वाला है ना, पूरा वही है। इसलिए इसको याद ही नहीं करना, पढ़ना ही नहीं है। ये हमारा शारीर स्थान कंप्लीट हुआ। कल से मैं आपको निदान स्थान पढ़ाऊंगी। थोड़ा सा निदान स्थान के बारे में समझने क्या पढ़ने वाले हैं। निदान स्थान बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, एक दिन में हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट होंगे, 2 या 3 चैप्टर कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो टोटल चैप्टर 16 ही है निदान स्थान में ना, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बचा हुआ है